बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा अहलन व सहलन। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज़ आपकी डेथ होने वाली है और मैं आपको 10 दिन और दे दूं, लेकिन उसके बदले मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे देने को तैयार हो जाएंगे। सो इसी वजह से टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ये कीमती टाइम निकाला है। नाउ मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ, ठीक है? एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूँ, और वो थॉट एक्सपेरिमेंट ये है कि इमेजिन आप आज रात सोने जा रहे हो, ठीक है? और आप जब सो रहे हो, अचानक से आँख आपकी एक चलती हुई कश्ती पर खुली। और जब आपकी आँख खुली तो आप अपने आप से सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आप अपने आप से सबसे पहले पूछेंगे कि हाउ डिड आई गेट हेयर? मैं यहाँ पर कैसे आया? वॉट एम आई डूइंग हेयर? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एंड वेयर एम आई गोइंग? आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? कश्ती चलती चली जा रही है, आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ? मैं यहाँ पर कैसे आया? आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? और ये कश्ती कहाँ चलती चली जा रही है? ये आपके सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन होंगे। भले ही उस कश्ती पर कितना ही पैसा रखा हो, कितनी बढ़िया चीज़ें हों, इसके बावजूद आप ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले पूछेंगे। ये 3 क्वेश्चन जो बंदा नहीं पूछेगा, आप बोलेंगे, आप उसको बेवकूफ़ बोलेंगे, क्योंकि ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाउ इमेजिन करें, एक टाइम था जब आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे और अचानक से एग्जिस्ट करने लगे। तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि हाउ डिड आई गेट हेयर? वॉट एम आई डूइंग हेयर? एंड वेयर एम आई गोइंग? आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया? आखिर मुझे यहाँ पर किसने भेजा? आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आखिर मेरा पर्पस कहाँ क्या है? और आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? एज पे एज, टाइम पे टाइम बीतता चला जा रहा है, आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ? आखिर मरने के बाद क्या होगा? क्या ये सवाल नहीं बनता कि मुझे किसने भेजा? आखिर मेरा पर्पस क्या है? यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और कहाँ मैं जा रहा हूँ? टाइम पे टाइम बीता चला जा रहा है, आप बच्चे थे, बड़े हो गए, वक्त पे वक्त बीता चला जा रहा है। मरने के बाद क्या होगा? आखिर आप जा कहाँ रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं बनता मेरे भाई? लोग गाने में मशगूल हो जाते हैं, म्यूज़िक, डांस, इन्जॉयमेंट, इन सब में चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे जो लाइफ के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है, इनको भूल जाते हैं। और ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिल में ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे लोग बोल सकते हैं कि आप ये सब क्या लेक्चर सुन रहे हो? इन सारे लेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? आखिर मैं ये लेक्चर क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? अरे मेरे प्यारे भाई, ये लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लाइफ के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन से एड्रेस कर रहे हैं। जो इनको इग्नोर करेगा, ये उस तरह है कि शिप पे बंदा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। जिस तरह आप उसको बेवकूफ़ बोलेंगे, उसी तरह जो बंदा दुनिया में ये जो 3 बिगेस्ट क्वेश्चन है कि मुझे किसने भेजा इस दुनिया में, आखिर मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में, और आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगर इन सवालों को इग्नोर करेगा, इन सवालों को नहीं पूछेगा, तो वो बंदा भी रियलिटी में बेवकूफ़ कहलाएगा मेरे भाई। तो इसी वजह से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है कि हु सेंड मी? आखिर वो कौन है? क्या वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता? और आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इतना बेहतरीन लेक्चर होगा अल्लाह की मदद से कि इट विल बी वर्थ लिसनिंग। और आज मैं बताऊंगा कि ये जो एथीस्ट होते हैं ना, ये जो मॉडर्न बनते हैं अपने आप को, इनके तिलों में तेल नहीं है। ये सब बस पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं। एक छोटी सी दलायल, छोटा सा दलायल इनके परखच्चे उड़ा देगा। सो इंशाअल्लाह ये लेक्चर बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, कुछ प्रिलिमिनरी नोट्स मैं आपको बताता हूँ। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे कि एथीज़म और एग्नोस्टिसिज्म की डेफिनेशन क्या है, आखिर एथीज़म क्या है, एग्नोस्टिसिज्म क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत देने की जिम्मेदारी किस पर है, खुदा के खिलाफ कौन कौन सी एविडेंसेस हैं। और आपको आज पता चलेगा कि कोई एविडेंस नहीं है खुदा के खिलाफ।
आप रुके रहें, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है ये इंशाल्लाह। और आपको ये भी पता चलेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथीज़म क्या है, मतलब एथीज़म के खुदा को ना मानने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसी दुनिया में। आखिरत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस दुनिया की बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और नाइलिज्म क्या है, मैं फिर आपको दलाइल दूंगा कि खुदा के वजूद के दलाइल क्या है, खुदा के एग्जिस्टेंस के दलाइल क्या है। उसमें मैं आपको डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट दूंगा, कॉन्शियस क्रिएटर आर्ग्यूमेंट दूंगा, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दूंगा, कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दूंगा, मोरालिटी आर्ग्यूमेंट दूंगा, और आखिरी में हम लोग पास्कल वेजर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कॉमन सेंस से भी थीइज्म चुनना चाहिए, ना कि एथीइज्म चुनना चाहिए। और फिर हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, इंशाअल्लाह लेक्चर शुरू होने जा रहा है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ। थीइज्म ये वो पोजीशन है जिसका मतलब होता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। वी नो दैट गॉड एग्जिस्ट, इसको थीइज्म बोलते हैं। एथीइज्म किसे बोलते हैं? एथीइज्म वो होता है जो बोलते हैं कि गॉड डू नॉट एग्जिस्ट। वो जानते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है, वो मानते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। इनको एथीइस्ट बोलते हैं। एग्नोस्टिसिज्म किसे बोलते हैं? जो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, हो सकता हो एग्जिस्ट करता हो या फिर ना करता हो, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है। इसको एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। और ये सारी डेफिनेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो लोग इस फील्ड में हैं वो जानते हैं कि जो एथियस्ट लोग होते हैं ना, ये डेफिनेशन के साथ बहुत खेलते हैं। ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये करते ये हैं कि जब खुदा की एग्जिस्टेंस का एविडेंस मांगते हैं तो ये ऐसे बिहेव करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये मानते हैं कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये एविडेंस मांग रहे होते हैं तो ये उस तरह बोलते हैं कि जैसे खुदा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन जब इनको एविडेंस देने की बारी आती है ना, तो बोलने लगते हैं कि अरे मैंने तो कहा ही नहीं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्नोस्टिक बन जाते हैं तुरंत। सो ये डेफिनेशन के साथ खेलते हैं। तो इसी वजह से मेरे भाई, अगर आपको डेफिनेशन पता होंगी तो इनसे कन्वर्सेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि इनको खुद डेफिनेशन नहीं पता होती और ये ट्रैप में लोगों को फंसाना चाहते हैं। तो भाई मैं एविडेंस भी दे देता हूँ इनकी इनकी जो डेफिनेशंस की, कि जो डिक्शनरी जो डेफिनेशन है, थीस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वन हु बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, समवन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये थीस्ट है। और एथियस्ट किसे बोलते हैं? समवन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और एग्नोस्टिक किसे बोलते हैं? जिसको ये नहीं पता होता कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता। और एक हार्ड एग्नोस्टिक होता है, उन्हें बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग इस बारे में ये नॉलेज कभी हासिल ही नहीं कर सकते, हमें कभी पता ही नहीं चल सकता कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन्हें हार्ड एग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक है। सो एग्नोस्टिक किसे बोलते हैं? एग्नोस्टिक उसे बोलते हैं जिसको जिसको कन्फ्यूजन होती है, जो कि श्योर नहीं होता कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। और एथीस्ट उन्हें बोलते हैं जो कि कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है। थीस्ट उन्हें बोलते हैं जो कि कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है। ये मैरियम वेबस्टर की डेफिनेशन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन है। लेकिन एथीस्ट कभी कभी इनको भी नहीं, मतलब वो इतने क्या बोलते हैं, जो इतने अनभक्त होते हैं एथियस्ट, इतने बेचारे, उनका जो माइंड होता है वो इतना गुलाम होता है कि वो बस ट्रुथ्स को इनकार करना चाहते हैं, लॉजिक को इनकार करना चाहते हैं। इसी वजह से मैं आपको एक और एविडेंस देता हूँ, और ये एविडेंस है स्टैंडर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी का। इसमें एथिज्म की डेफिनेशन बताई गई है। एथिज्म इज स्टैंडर्डली यूज्ड टू रिफर टू द प्रोपोजिशन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एथिज्म वो प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। थस टू बी एन एथिस्ट वन मस्ट डिनाई दैट गॉड एग्जिस्ट। एथिस्ट होने के लिए ये लाजमी है मानना कि खुदा मौजूद, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टैंडर्ड इंसाइक्लोपीडिया। तो मेरे भाई, अब जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पे बहस करे, जब भी कोई एथिस्ट एग्नोस्टिक बनने की कोशिश करे, तो मेरे प्यारे भाई अपने प्यारे एथिस्ट को ये डेफिनेशन ज़रूर दिखाइएगा। नाउ जो ये एथीस्ट पॉपुलर डेफिनेशन यूज़ करते हैं, मतलब आप जब एथीस्ट से बात करेंगे वो कहेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खुदा के होने के दलाइल नहीं हैं, तो इस वजह से मैं खुदा की एग्जिस्टेंस पे नहीं मानता हूँ। वी जस्ट हैव लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड एग्जिस्टेंस। ये आजकल के जो मॉडर्न एथीस्ट हैं वो ये बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि खुदा मौजूद नहीं है,
हम बस इतना कह रहे हैं कि खुदा के होने के दलाइल नहीं हैं, ठीक है, इस वजह से हम खुदा की एग्जिस्टेंस पर नहीं मानते हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ऐसा एग्नोस्टिक एथीस्ट बनने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो कह रहे होते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको इसको एकदम ओपनली बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं कि खुदा हमें नहीं पता कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। जब अपनी एविडेंस की देने की बारी आती है ना तो एग्नोस्टिक बन जाते हैं, और जब एविडेंस मांगने की बारी आती है तो एथीस्ट बन जाते हैं। तो ये ऐसा गेम खेलते हैं कि इन पे बर्डन ऑफ प्रूफ ना आए। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इनकी जो पॉपुलर डेफिनेशन है, ये एक बंदे ने, एंटोनियो फिली नाम था, उसने ये डेफिनेशन दी थी। लेकिन मज़ेदार बात बताऊं, मज़ेदार बात ये है कि वो बंदा बाद में खुद जाके खुदा की एग्जिस्टेंस का कायल हो गया था, खुदा की एग्जिस्टेंस को मानने लगा था, और उसने एक बहुत फेमस किताब लिखी, देयर इज़ अ गॉड बाय एंटोनियो फिली। सो जिस बंदे ने ये डेफिनेशन दी थी वो बंदा बाद में खुद खुदा को मानने लगा था। सो जो फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है, जो कि स्टैंडर्ड इंसाइक्लोपीडिया और जो डिक्शनरी डेफिनेशन है एथीस्ट की, वो ये है कि खुदा मौजूद नहीं है। ये डेफिनेशन है एथीस्ट की। नाउ हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि सबूत देने की भाई जिम्मेदारी किसकी है। कोर्ट में एक बंदा दलाइल देता है और एक बंदा डिफेंड करता है, ठीक है। सो किसको सबूत देने की जिम्मेदारी है? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द वन who make unnatural claim or goes against the default position। जो बंदा अननेचुरल क्लेम करता है, जो बंदा डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है। यानी कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जो चीज़ इनोसेंट है अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ जाएगी तो उसको एविडेंस देने की उस पर बर्डन है कि वो सबूत दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ, और हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इस सेक्शन को बनाएंगे, कि काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेक्टिव इस सेशन को इंशाल्लाह बनाएंगे, काफ़ी सारे थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। सपोज़ करें आप बैठे हुए हैं और अचानक से आपके फ़ोन की रिंग बची और आपने फ़ोन उठाया और आपने बोला हेलो कौन है, और उसमें आवाज़ आई कि आप, उसमें एक इंसान ने बोला कि अरे मैं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त। फिर आपको याद आया, अरे ये तो मेरा बहुत पुरानी दोस्त की कॉलेज है, मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, हम लोग साथ में मस्ती करते थे, ठीक है। उसने बोला कि मेरे भाई क्या लंच पे हम मिल सकते हैं? तो आपने बोला बिल्कुल मिल सकते हैं भाई, बहुत खुशी की बात है, हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप उसके साथ लंच पे मिलने गए, आप लोग गपशप कर रहे थे, ठीक है। फिर उसने एक बात आपसे बोली मेरे भाई, उसने आपसे ये बात बोली कि जो हम लोग स्कूल में मज़े करते थे और जो पास्ट था, जितनी भी सारी चीज़ें आज तक अभी तक हुई, वो सब एक इल्यूजन था, वो सब रियलिटी में कभी हुआ ही नहीं, पास्ट इज़ एन इल्यूजन। उसने ये बात बोली, एक अजीब सा क्लेम किया कि पास्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये सब ड्रीम था और ये सब इल्यूजन था, कभी हुआ ही नहीं, कभी हम लोग एक साथ पढ़े ही नहीं। तो आप शॉक हो जाएंगे ना। आप उससे पूछेंगे अरे भाई सबूत क्या है इस चीज़ का कि आप कह रहे हो कि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और तो आप ये सवाल पूछोगे ना। अगर उसने आपसे सवाल पूछ लिया कि मुझे प्रूव करो कि वो सब रियल था, तो आप बोलोगे अरे भाई आप बेवकूफ़ हो, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है कि पास्ट एग्जिस्ट करता था, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो ये नेचुरल पोजीशन है कि पास्ट एग्जिस्ट करता था। आप इसके खिलाफ क्लेम कर रहे हैं कि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सब इल्यूजन था, वो सब फेक था, कभी हुआ नहीं था। आप ये क्लेम कर रहे हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, क्योंकि आप एक अननेचुरल बात कर रहे हो। आप एक जो है नॉन डिफ़ॉल्ट क्लेम कर रहे हैं, आप नेचुरल पोजीशन जो कि जनरल पोजीशन है उसके अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं, तो सबूत देने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर सोचो कोई बंदा ये एविडेंस देने लगे कि पास क्यों रियल था, तो आप उसको बोलेंगे बेवकूफ़ भाई, अरे भाई आप क्यों एविडेंस देने लगे, एविडेंस तो उसको देना चाहिए था क्योंकि वो नेचुरल पोजीशन के खिलाफ बात कर रहा है, फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना मेरे भाई। सिमिलरली अगर कोई बंदा ये बोले कि एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में सिर्फ आप ही एग्जिस्ट करते हैं, ये बाकी आपके भाई बहन ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सब सब बस रोबोट हैं, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप उनसे एविडेंस मांगेंगे इस बात का। अगर वो बंदा ये बोल रहा है कि दुनिया ड्रीम है, ये सब रियल नहीं है, तो आप उनसे इस बात का एविडेंस मांगेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को प्रूव करने लगें, आप ये प्रूव करने लगें कि दुनिया ड्रीम नहीं है, बल्कि आप उससे एविडेंस मांगेंगे क्योंकि वो एक अननेचुरल पोजीशन की बात कर रहा है, वो एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट जाके बात कर रहा है, तो इसी वजह से सबूत देने की जिम्मेदारी उसकी होगी। सो इन शॉर्ट सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सबूत देने की जिम्मेदारी उसकी होती है जो कि नेचुरल पोजीशन, जो कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट बात कर रहा होता है। एक होती है डिफ़ॉल्ट पोजीशन, नेचुरल पोजीशन, और जो उस पोजीशन के खिलाफ बात कर रहा होता है, सबूत देने की जिम्मेदारी उसकी होती है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप हमेशा जब एथीस्ट से बात करेंगे ना, तो एथीस्ट हमेशा थीस्ट से प्रूफ मांगने की कोशिश करते हैं। वो बल्कि कहते हैं गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, उल्टा बोलने लगते हैं। थीस्ट को पहले गिल्टी बना देते हैं और फिर उनसे बोलते हैं अपनी इनोसेंस का प्रूफ दो। उल्टा गेम खेलने लगते हैं। बल्कि रियलिटी में अभी मैं बताऊंगा कि एथीस्ट पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, ना कि थीस्ट पे। देखो, नेचुरल पोजीशन वो होती है जो कि मोस्ट यूनिवर्सल है, यानी कि मोस्ट सिविलाइजेशन में पाई जाती है। ऑफकोर्स अगर जो चीज़ नेचुरल है वो हर जगह पाई जाएगी, ठीक है, यूनिवर्सल होनी चाहिए। हिस्ट्री में वो जो नेचुरल पोजीशन है वो कॉमन होनी चाहिए, मतलब कॉमन जगह पे वो नेचुरल पोजीशन दिखनी चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल पोजीशन है वो आज भी होगी और हिस्ट्री में भी होगी। जो चीज़ नेचुरल होती है, जैसे कि लोगों के पास दो आँख होती हैं, नेचुरल है, और ये हिस्ट्री में सबके पास दो आँख होती हैं, और ये नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम दो आँखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, पांच उंगलियाँ होती हैं, सब नेचुरली जनरली होता है, ठीक है। हिस्टोरिकली भी सेम होता है, यूनिवर्सली भी सेम होता है। नेचुरल पोजीशन बहुत सिंपल होती हैं, यानी कि उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, और वो अनटॉट होती है, बिना ही सिखाए वो चीज़ें आ जाती हैं, बिना अगर कोई इनको पढ़ाए भी ना तो भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये होती है नेचुरल पोजीशन, जो कि यूनिवर्सल हो, जो कि हिस्टोरिकल हो, ठीक है, इसे बोलते हैं नेचुरल पोजीशन। अब देखते हैं क्या खुदा की जो एग्जिस्टेंस का जो बिलीफ है ना, ये नेचुरल पोजीशन है कि नहीं है। अगर आप जो है मेरे भाई, सबसे पहली बात, अगर आप यूनिवर्सल देखें, दुनिया में मोस्ट पीपल गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं और मानते थे। आप जंगल झाड़ी कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पास में या फिर अभी, तो वो लोग जो हैं खुदा की एग्जिस्टेंस को मानते थे, मानते हैं। सारे रिलीजन में एक चीज़ कॉमन है कि कोई ना कोई है दुनिया का बनाने वाला, ये सब मानते हैं। और पता है मेरे भाई, ये यूनिवर्सल है, हिस्टोरिकल है, और एक ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्टों ने रिसर्च भी करी इस पर, और उन्होंने पाया कि बिलीफ इन गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है, यानी कि नेचुरल पोजीशन है। आप स्क्रीन पे रिसर्च देख सकते हैं, बल्कि बहुत सारी रिसर्च हुई जिसमें कई सारे डॉलर खर्चा किए गए, और फिर आखिरी में ये पाया गया कि हाँ, कि बल्कि साइंटिस्टों ने इतना बोला कि अगर किसी बच्चे को आप डेजर्ट में, रेगिस्तान में छोड़ देंगे और बिना किसी इन्फ्लुएंस के, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो खुदा की एग्जिस्टेंस को मानता होगा। वो मानता होगा कि कोई ना कोई है जो दुनिया को बनाया है, कोई ना कोई दुनिया का बनाने वाला है, वो इस बात को मानता होगा। तो ये जो बिलीफ इन गॉड है ना, ये नेचुरल पोजीशन है। और इससे बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च पढ़ सकते हैं, जस्टिन विल्बैरेट साइंटिस्ट, डीन हैमर, पॉल ब्लूम, ओलिवर पैट्रोविक, डेब्रा कैलमन, कैथलीन एफ कैनफील्ड, एलिसा जर्नफेल्ट। सो आप इन सारे लोगों की रिसर्च पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, और सब ने यही रिसर्च की और सब ने सेम कंक्लूजन पाया। कुछ लोग एथिस्ट होते हैं ना, बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों को आपने सिखाया इस वजह से गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते आप तो आपको पता चल जाता कि खुदा की एग्जिस्टेंस सिखाई नहीं जाती है, नेचुरल पोजीशन होती है। अगर आप बच्चे को डिजर्ट में भी रखेंगे ना अकेले, तो भी वो खुदा की एग्जिस्टेंस को मानता होगा, और तभी ये नेचुरली पाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। सो नेचुरल पोजीशन क्या है कि खुदा एग्जिस्ट करता है। और मैं एक मज़ेदार आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक बार एक रिसर्च हुई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उस रिसर्च को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ एथिस्ट को बुलाया गया, ठीक है, और उनसे पूछा, बोला गया कि, और उनके हाथों में मशीन लगाई गई, और उनसे बोला गया कि मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दूंगा बोलने को, और अगर आप वाकई में मानते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उन स्टेटमेंट को बोलिएगा। तो एथियस्ट ने बोला ठीक है भाई, हम तो बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप तो खुदा की एग्जिस्टेंस को मानते नहीं हैं, तो आप ये बोलिए कि मैं मफहूम शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप रिसर्च पूरी पढ़ सकते हैं, कि मेरी फैमिली को मार दीजिए, या फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन लाइक मेरी फैमिली का रेप कर दीजिए, या फिर मुझे मार दीजिए, तकलीफ पहुंचा दीजिए, डिसीजेस कर दीजिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये सब बोलने को कहा कि ओ गॉड मेरे साथ ये सब कर दीजिए, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ ये सब कर दीजिए। आपको पता है फिर क्या हुआ? एक दो एथियस्ट के ग्रुप दो में बट गए। एक एथियस्ट का जो ग्रुप था उसने बोला ही नहीं सेंटेंस, वो डरने लगा। इसका मतलब वो दिल ही दिल मानते थे कि उनका दिल भी कहता था कि खुदा मौजूद है, तभी वो ये सेंटेंस नहीं बोल रहे थे, वो ऐसी दुआ नहीं कर रहे थे कि वो खुदा मेरी फैमिली के साथ ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, क्योंकि उनके दिल में भी ये बात थी कि खुदा मौजूद है। लेकिन एक एथियस्ट के ग्रुप ने ये बात बोल दिया कि उन्होंने ये सारी दुआएं कर दी। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनके पास दिमाग था, उन्होंने मशीन लगाई हुई थी उनके पास, और फिर उन्होंने मशीन से डिटेक्ट किया कि वो लोग जब ये सेंटेंस बोल रहे थे ना तो उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उन लोग ने ये जल्दीबाजी में बस प्रिटेंड किया, वो दिल से ये सेंटेंस नहीं बोल रहे थे, उनके बॉडी के जो मूवमेंट थे ना, वो लोग बस झूठ बोल रहे थे। सो ये पता चला कि वो मतलब जो 30 मार्क बन रहे थे ना, मशीन ने पता लगा लिया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके अंदर हालत ख़राब है और ये दिखा नहीं रहे।
तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे ना, तो मतलब एक कॉमन सेंस का बात है कि एथियस्ट ये दुआ नहीं मांगते या फिर डरते हैं मांगने से, ये इस बात की दलील है कि उनका दिल खुद कहता है कि खुदा मौजूद है। सो मेरे भाई, इसी वजह से, क्योंकि नेचुरल पोजीशन ये है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से बर्डन ऑफ प्रूफ एथीस्ट पर है ना कि थीस्ट पर है। बर्डन, सबूत देने की जिम्मेदारी किस पर है? एथीस्ट पर है, ना कि थीस्ट पर है। ठीक है, तो आपसे जब भी आपसे कोई एथीस्ट मिले और आपसे बोले कि सबूत दो खुदा के वजूद का, खुदा के एग्जिस्टेंस का, तो आप उससे कहिएगा ठहरो भाई, पहले आप मुझे रीजन दीजिए कि वाई डू यू रिजेक्ट गॉड। आपके पास क्या रीजन है गॉड की रिजेक्शन का? गिव मी रीजन, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, मुझ पर नहीं। तो एक बंदे होते हैं एग्नोस्टिक, जो कहते हैं कि हमें पता नहीं, हो भी सकता हो, या फिर हो सकता है खुदा एग्जिस्ट ना करता हो। क्या इन पे बर्डन ऑफ प्रूफ है? हाँ मेरे भाई, इन पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक तो ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे श्योर नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर कोई बोले कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मुझे नहीं पता कि अर्थ फ्लैट है या फिर स्फीयर है, राउंड स्फीयर है, ठीक है, जियो स्फीयर है, अगर मुझे ये बात नहीं पता कि अर्थ फेयर है या अर्थ फ्लैट है या फिर अर्थ जियो स्फीयर है, ठीक है, और मुझे ये बात नहीं पता, सो आप उससे बोलेंगे मेरे भाई आपने कोई एविडेंस देखा दोनों का? तो उसने बोला कि दोनों की तरफ बराबर एविडेंस हैं और एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप मेरे भाई उससे बोलेंगे अरे मेरे भाई, फ्लैट अर्थ की दलाइल क्या आपको मिले? आप एग्नोस्टिक क्यों हुए? लाइक आपके पास देखो, एग्नोस्टिक कब होना चाहिए? जब दोनों के पास इक्वल एविडेंस हो, यानी कि फ्लैट अर्थर के पास भी इक्वल एविडेंस हो और जो जियोस्फेरिकल कहते हैं ना, उनके पास भी इक्वल एविडेंस है। मतलब जब दोनों का एविडेंस इक्वल हो ना, तब बंदा ये बोल सकता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि दलाइल दोनों के बराबर लग रहे हैं। लेकिन अगर दलाइल दोनों के बराबर नहीं लग रहे हैं और आप एग्नोस्टिक हैं, तो फिर आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आखिर आप एग्नोस्टिक क्यों हैं। तो आपको, अगर आप एग्नोस्टिक हैं और अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि थीज़म सही है कि एथीज़म सही है, तो उनसे आप पहले पूछें कि आपके पास एथीज़म के दलाइल क्या हैं, क्यों आप मानते हैं कि एथीज़म सही है। मतलब आप क्यों एथीज़म को थीज़म के टक्कर का मानते हैं? आप कुछ तो एविडेंस दीजिए। अगर आप एथीज़म के लिए कोई एविडेंस ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप एग्नोस्टिक किस बात के मेरे भाई? लाइक एग्नोस्टिक तो तब हुआ जाता है ना, एक तो होती है कोई रिसर्च ही ना करी हो, और अगर रिसर्च ना करी तो बंदे को डिफ़ॉल्ट पोजीशन की बात माननी होगी, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ हो, ठीक है। लेकिन अगर रिसर्च करी है आपने और फिर आप एग्नोस्टिक हुए हैं, तो फिर आपको एथीज़म की तरफ से दलाइल देने पड़ेंगे। आपको दलाइल देने पड़ेंगे कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। आपको ये बताना पड़ेगा कि खुदा के होने के दलाइल और खुदा के ना होने के दलाइल दोनों बराबर हैं। और अगर आप खुदा के ना होने के दलाइल सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो फिर आप एग्नोस्टिक पोजीशन आपकी जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग्नोस्टिक होने के लिए दलाइल बराबर होने चाहिए, थीज़म के भी एथीज़म के भी। और अगर आप एथीज़म की तरफ से दलाइल नहीं दे पाए, अच्छे दलाइल नहीं दे पाए, तो और ओवर थीज़म, तो जो है या फिर आप थीज़म के इक्वल दलाइल नहीं दे पाए एथीज़म की तरफ से, तो फिर आप एग्नोस्टिक जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। एग्नोस्टिक वो बंदा बन सकता है जिसको थीइज्म और एथीज्म के दलाइल इक्वल लगें, मतलब उसे एथीज्म के दलाइल पता होने चाहिए। तो जब भी कोई बंदा एग्नोस्टिक मिले, तो उससे आप बोले कि आप मुझे एथीज्म के कुछ दलाइल तो दीजिए जिससे आपको लग रहा है कि एथीज्म के इक्वल है। दलाइल क्या है एथीज्म के पास? अगर तो इसी वजह से बर्डन ऑफ प्रूफ एग्नोस्टिक पर भी उसको अपनी पोजीशन जस्टिफाई करनी पड़ेगी बाय गिविंग प्रूफ फॉर थीइज्म, ठीक है। और ये कितनी अजीब बात होती है ना, बोलते अपने आप को एग्नोस्टिक हैं और जीते ज़िंदगी हैं एथीस्ट टाइप की। अरे भाई, अगर आप कंफ्यूज हो कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दोनों लाइफस्टाइल जियो। एक दिन एथीस्ट लाइफस्टाइल जियो और दूसरे दिन दुआ मांगो, प्रेयर करो, वर्शिप करो। एक दिन रिलीजन वाली लाइफ जियो, मतलब थीस्टिक लाइफ जियो, और एक दिन एथीस्टिक लाइफ जियो। तब आप एग्नोस्टिक कहलाएंगे। लेकिन होता क्या, आप बोलते हैं एग्नोस्टिक हैं लेकिन जीते ज़िंदगी एथीस्ट टाइप की पूरी। तो ये दोगलापन क्यों मेरे भाई? अभी तक हम लोग ने एथीज़म, थीज़म और एग्नोस्टिसिज्म की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हम लोग ने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत देने की जिम्मेदारी किस पर है? सबूत उसको देना पड़ता है जो कि नेचुरल पोजीशन के अगेंस्ट क्लेम करे। थीइज्म नेचुरल पोजीशन है, साइंटिफिकली, लॉजिकली मतलब यूनिवर्सल है, इस वजह से लॉजिकली भी वो डिफॉल्ट पोजीशन बनती है। एथीइज्म और एग्नोस्टिसिज्म पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एथीज़म के दलाइल क्या हैं, मतलब एथीस्ट लोग क्या दलाइल देते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, इनके दलाइल क्या होते हैं। और अभी आपको पता चल जाएगा मेरे भाई कि इनके तिलों में तेल है ही नहीं।
ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि हमें खुदा दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम बोलते हैं खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या आपने कोरोना वायरस को देखा है मेरे भाई? क्या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट को देखा है मेरे भाई? फिर भी आपने देखा नहीं, फिर भी आप मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते थे। आपने कोरोना वायरस को देखा नहीं है, फिर भी आप मानते हैं कि एग्जिस्ट करते थे। मेरे भाई, क्या आप सूरज को दोपहर में, आफ्टरनून में क्या डायरेक्टली देख सकते हैं नेकेड आई से? बिल्कुल नहीं देख सकते। जब आप सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज के बनाने वाले को कैसे देखेंगे? बल्कि जो लोग ये बोलते हैं कि खुदा ऐसा दिखता है ना, वो बल्कि वो साबित कर रहे होते हैं कि ये चीज़ खुदा नहीं है। क्योंकि जब आप सूरज को नहीं देख सकते इन आँखों से, तो इन आँखों से आप खुदा को कैसे देख सकते हैं मेरे भाई? सो पहली बात, जो आप बोलते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम नहीं मानते। अरे मेरे भाई, आपने दुनिया में क्या क्या चीज़, क्या आपने अपना दिमाग देखा है कभी? आपने दूसरों का दिमाग देखा, आपने एक्सरे रिपोर्ट देखी है, मतलब रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन आपने डायरेक्टली कभी अपना ओरिजिनल दिमाग नहीं देखा। तो आपके लॉजिक के हिसाब से आपके पास दिमाग नहीं है। आपके लॉजिक के हिसाब से आपके ग्रैंड पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपके लॉजिक के हिसाब से कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये कितना बेवकूफ़ वाली चीज़ है कि हमने देखा नहीं, इस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करता। कितना कितना फिजूल लॉजिक है ना मेरे भाई? दिखाई भी ना दे जो, फिर भी नज़र जो आ रहा है वो ही खुदा है मेरे भाई। दूसरा जो ये दलाइल क्या देते हैं, ये देते हैं कि दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, दुनिया में इतना टेस्ट, मतलब दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों, एविल क्यों है, दुनिया में पेन क्यों है, इस वजह से खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। ये लोग ये बोलते हैं। अरे मेरे भाई, अगर इस्लाम का बेसिक ही पढ़ लेते आपको इसका जवाब मिल जाता। खुदा ने कभी कहीं कहीं खुदा ने बोला कि दुनिया जन्नत है? खुदा ने तो खुद नहीं बोला दुनिया जन्नत है। दुनिया खुदा ने टेस्ट के लिए बनाई, एग्ज़ाम के लिए बनाई। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो इन प्रॉब्लम पे सब्र करेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो मेरे भाई, ये जो एविल है ना, पेन सफरिंग, ये खुदा के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है। ये प्रूव कर रही है कि दुनिया इम्तिहान की जगह, दुनिया जन्नत नहीं है मेरे भाई। तो सफरिंग होना दुनिया में, ये कैसे प्रूव करता है खुदा एग्जिस्ट नहीं करता? और सफरिंग तो अच्छी चीज़ भी एक तरीके से, एक एंगल से देखें तो सफरिंग इंसान को मजबूत बनाती है, एक्सपीरियंस इंसान को मजबूत बनाता है, सोल बिल्डिंग करता है। कई बार लोग जब सफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेच्योर बनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाते हैं बाद में। और जब सफरिंग करते हैं ना, तभी तो उनको जन्नत का मज़ा मिलेगा। दुनिया में जब सफ़र करके जाएंगे जन्नत में, फिर जन्नत की उन्हें खुशियाँ मिलेंगी। किसी ने दर्द सही ना हो तो उसे खुशी का कैसे पता चलेगा मेरे भाई? ठीक, कितनी अजीब सी फिजिक्स, बच्चों वाली आर्ग्यूमेंट है, दुनिया में सफरिंग क्यों? अरे भाई, इस वजह से कि दुनिया में टेस्ट है। अच्छी चीज़ें भी तो हैं दुनिया में, और कुछ तकलीफ़ें भी हैं, तकलीफ़ भी है और खुशियाँ भी हैं। टेस्ट है दुनिया। कितना सिंपल इसका जवाब है, और इसको बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट मानते हैं। मतलब इनके पास कोई दलाइल है ही नहीं। एक बात ये बोलते हैं, गॉड ऑफ द गैप्स। गॉड ऑफ द गैप्स का मतलब होता है, ये लोग ये कहते हैं कि जो थीस्ट होते हैं ना, इनके पास जब दलाइल नहीं होते तो ये बोलने लगते हैं खुदा ने काम किया। मतलब अगर बिजली चमक रही है और इन्हें नहीं पता बिजली कैसे चमकती है, तो बोलेंगे खुदा ने किया। ये ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पहली बात, ये इल्ज़ाम है मेरे भाई, इनको खुद साबित करना पड़ेगा। और ये मतलब मज़े की बात है कि ये कहते हैं कि थीस गैप को गॉड से फिल करते हैं, बल्कि ये खुद साइंस ऑफ द गैप्स कर रहे होते हैं, नेचर ऑफ द गैप्स कर रहे होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि अगर ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन साइंस इसका आंसर दे देगी, साइंस की वजह से हुआ होगा, नेचुरल लॉ की वजह से हुआ होगा। ये खुद साइंस ऑफ द गैप्स बोलते हैं, और हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग गॉड ऑफ द गैप्स कर रहे हैं। मतलब खुद ये गॉड की जगह पे साइंस और नेचर वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, और खुद जो है और हम पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और हाँ, ये आपने सुना होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं एनर्जी ने दुनिया को बनाया, नेचर ने दुनिया को बनाया। ये सब उनका जो है इनेट नेचर बोल रहा होता है। ये लोग बस गॉड की जगह पे डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जो दिल की बात तो यही है ना कि खुदा एग्जिस्ट करता है। और जब ये लोग मानते नहीं खुदा को, तो ये लोग कुछ और वर्ड यूज़ करने लगते हैं, लाइक नेचर ने सब किया है, साइंस ने सब किया, एंड सो ऑन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गॉड ऑफ द गैप्स की। मेरे भाई, अगर ये बात ट्रू होती ना, अगर ये बात मेरे भाई ट्रू होती, तो मोस्ट साइंटिस्ट थीस क्यों होते? अगर हम लोग ये करने लगते कि अरे हमें इस चीज़ का जवाब पता नहीं, इस वजह से खुदा ने किया होगा, अगर हम लोग इस तरह चलने लगते ना, तो फिर डिस्कवरीज ही नहीं हो पाती मेरे भाई। मतलब कोई चीज़ हमें नहीं पता चलती, बोलते कि खुदा ने किया है। अगर हमें बिजली का चमकना नहीं पता चलता, हम बोलते हैं कि खुदा ने किया है, इस पर ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग ही करने लगते ना, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। जो अगर आप बीबीसी पे आर्टिकल पढ़ेंगे, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था? फर्स्ट साइंटिस्ट इब्न अल हैथम था, ठीक है। और वो वही कुरान एक स्कॉलर, फर्स्ट साइंटिस्ट बोला जाता है, फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट उसको बोला जाता है। बल्कि जो मोस्ट साइंटिस्ट है ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो ये एथिस्ट होते हैं ना, ये कहते हैं कि
साइंटिस्ट एथीस्ट क्यों हैं, फिलोसोफर एथीस्ट क्यों हैं? अरे इन्हें हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट थीस्ट है। जितने भी फादर ऑफ साइंस है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, सब थीस्ट थे, सब गॉड को मानते थे। तो अगर गॉड ऑफ द गैप्स ट्रू होती ना, तो मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट हिस्टोरिकली, मेजॉरिटी ऑफ फादर ऑफ साइंस एथीस्ट होते, ना कि थीस्ट। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को जवाब नहीं मिल पाता और ये बोलने लगते खुदा ने ये चीज़ करी है, तो इसका मतलब हम लोग डिस्कवरी करते ही नहीं, और डिस्कवरी नहीं करते तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट थीस्ट होते ही नहीं। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, जितने भी दुनिया के बड़े साइंटिस्ट हैं, आप इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि 5 आप ऐसे बिग साइंटिस्ट के नाम बताएं, 5 फादर ऑफ साइंटिस्ट के नाम बताएं जो कि फादर ऑफ साइंस फील्ड्स के हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड सो ऑन। फिर 5 बड़े फिलोसोफर के नाम बताएं जो कि एथीस्ट थे। इनसे आप बोले, इनका मुंह बंद हो जाएगा। जो ये कहा करता है ना कि साइंस एथीस्ट ने दी, बिल्कुल झूठ है। आप हिस्ट्री पढ़ लें, 5 बड़े साइंटिस्ट का नाम नहीं बता पाएंगे एथीस्ट जो हैं। मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट थीस्ट थे, मेजॉरिटी ऑफ द फिलोसोफर, बड़े फिलोसोफर थीस्ट थे। क्यों? क्योंकि भाई गॉड की एग्जिस्टेंस को मानना कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल बात है, तभी सब मानते थे। एक आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं ये आर्ग्यूमेंट ये देते हैं, इवोल्यूशन की आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ इस वजह से खुदा मौजूद नहीं है। मेरे भाई सबसे पहली बात ये है कि अगर हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए, पहली बात तो इवोल्यूशन का कोई एविडेंस ही नहीं है, मतलब एविडेंस सॉलिड एविडेंस नहीं है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट बहुत सारी थ्योरीज हैं, एथीस्ट साइंटिस्ट ने खुद इसके खिलाफ थ्योरीज दी है, अदर मॉडल ऑफ इवोल्यूशन दिए हैं, ठीक है। और जो कि ये इवोल्यूशन है ना, अगर मैं मान भी लूँ थोड़ी देर के लिए कि ट्रू है, अगर मैं मान भी लूँ थोड़ी देर के लिए डार्विनियन इवोल्यूशन ट्रू है, फिर भी ये खुदा की एग्जिस्टेंस को डिसप्रूव नहीं करता, ये खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। कैसे? प्रोग्राम डिमांड ऑफ प्रोग्रामर। इवोल्यूशन एक प्रोग्राम है, तो ये इसका मतलब कोई ना कोई प्रोग्रामर होगा। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब उसको किसी ने प्रोग्राम किया होगा। सिंपल। अगर इवोल्यूशन हो रहा है यानी कोई इवॉल्वर होगा, सिंपल। अगर इवोल्यूशन ट्रू भी है ना, तो भी खुदा की एग्जिस्टेंस को वो साबित करता है। मतलब ये कितने बचकानी आर्ग्यूमेंट देते हैं मेरे भाई। एक आर्ग्यूमेंट देते हैं ये बचकानी वाली कि खुदा के होने के दलाइल नहीं है, इस वजह से खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। अजीब एविडेंस देते हैं। इस फैलेसी को बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी, फेमस फैलेसी है। कहते हैं खुदा के होने के दलाइल नहीं है, इस वजह से हम खुदा की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। अरे मेरे भाई, सबसे पहली बात, खुदा के ना होने के दलाइल नहीं है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं खुदा नहीं है? पहले आप तो खुद कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। मतलब खुदा के ना होने के दलाइल भी नहीं है और आप जो है कह रहे हैं खुदा नहीं है, तो फिर आप ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कमिट कर रहे हैं? अगर लैक ऑफ एविडेंस इसमें भी तो है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है? इसमें भी तो लैक ऑफ एविडेंस है ना। सो पहली बात यहाँ पे ये फैलेसी कमिट कर देते हैं। दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। किसी चीज़ के होने का सबूत ना होना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। पिरामिड है, पिरामिड को किसने डिज़ाइन किया? इसका एविडेंस नहीं है, अभी एविडेंस नहीं मिला, फिर भी हम मानते हैं किसी ने इसको डिज़ाइन किया होगा। क्योंकि जो इन्फ्रेंस है ना, अगर आप पिरामिड से यही इन्फर होता है किसी ना किसी ने इसको बनाया होगा, ठीक है ना। सो मेरे भाई, अगर कोई बंदा ये बोले कि पिरामिड को किसी ने डिज़ाइन किया और कोई बंदा ये बोल रहा है पिरामिड को किसी ने डिज़ाइन नहीं किया, तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो बोल रहा है कि पिरामिड को किसी ने डिज़ाइन नहीं किया। क्योंकि भाई नेचुरली कॉमन सेंस डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये सब यही कह रही हैं कि पिरामिड को किसी ने डिज़ाइन किया है। सो लैक ऑफ एविडेंस तब जस्टिफाई होगा जब पोजीशन डिफ़ॉल्ट ना हो। सो अगर आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं तो माना जाएगा, क्योंकि आपकी पोजीशन डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो माना जाएगा एथिज्म ट्रू नहीं है, क्योंकि भाई नेचुरली डिफ़ॉल्ट पोजीशन के आप खिलाफ हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। सो लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट दी एविडेंस ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट दी एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ये भी बात बोलते हैं एथिस्ट कि हम किसी की नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करें, नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करें? अरे भाई प्रूव हो सकता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं उसको। लाइक अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी है मतलब वो चीज़ ट्रू नहीं है, आप बाई कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और बहुत सारे लोग ने ऐसी कोशिश करी है। मैरिड बैचलर, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लॉजिकली।
और जैसे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि जो अदर रिलीजन के गॉड हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है नेचर पे, ह्यूमन बीइंग है वो, और गॉड इंडिपेंडेंट है। और कोई चीज़ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट साथ में नहीं हो सकती, कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हम खुद साबित कर सकते हैं ये। सो आप किसी चीज़ की नॉन एग्जिस्टेंस को साबित कर सकते हैं। तो इनकी मोटी मोटी आर्ग्यूमेंट क्या हमने देखी, हमने देखा कि ये बोलते हैं खुदा हमें दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम मानते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अरे भाई, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट को नहीं देखा, आपने कोरोना वायरस को नहीं देखा, फिर भी आप मानते हैं। दुनिया में सफरिंग क्यों है? दुनिया में सफरिंग इसलिए है क्योंकि दुनिया टेस्ट है। गॉड ऑफ द गैप्स अगर ट्रू होता तो मोस्ट साइंटिस्ट एथियस्ट होते, ना कि थीस्ट होते। इवोल्यूशन अगर ट्रू भी है तो भी वो गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, क्योंकि प्रोग्राम डिमांड ऑफ प्रोग्रामर, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। और साइंटिस्ट मोस्ट फिलोसोफर थीस्ट थे, इसका मतलब कि ये रैशनल पोजीशन है थीइज्म। ठीक है ना मेरे भाई? सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि इनके दलाइल में कोई दम ही नहीं है, इनके दलाइल में कोई दम ही नहीं है मेरे भाई, इनके दलाइल में कोई भी दम नहीं है। कुरान कहता है ना कि अगर सच्चे हो तो सबूत लाओ, और ये सबूत देने से भागते हैं, सबूत का नाम सुन के भागते हैं। और हमने देख लिया कि ये सब पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं, इनके दलाइलों में दमीन है, इनके पास कोई दलाइल ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एथीस्ट कोई बंदा बन जाए, कोई ट्रूली एथीस्ट बन जाए, तो बंदा नाइलिस्ट बाद में जाके बन जाता है। नाइलिज्म उसे बोलते हैं कि दुनिया का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी करो, कोई होप नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उसे नाइलिज्म बोलते हैं। मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि सपोज़ करें एक ओल्ड लेडी है और वो बेड पे लेटी हुई है, डेथ बेड पे लेटी हुई है हॉस्पिटल में, और उसके साथ रेप हुआ, उसकी फैमिली को मार दिया गया, और जिसने सब किया वो बहुत ही पावरफुल इंसान है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, ठीक है। और उसने ये सब उस लेडी के साथ किया और उस लेडी की फैमिली के साथ किया ना। वो ओल्ड लेडी डेथ बेड पर है और वो मरने वाली है, और आपके पास 5 मिनट हैं, आप उसको मोटिवेट करना, आप कैसे मोटिवेट करेंगे? कोई एथीस्ट मोटिवेट कर ही नहीं पाएगा दुनिया, उसको, उस लेडी को कोई एथीस्ट दुनिया का मोटिवेट नहीं कर पाएगा। मैं मोटिवेट कर लूँगा, क्यों? मैं बोलूँगा भाई आफ्टर लाइफ में जस्टिस मिलेगा, असल जस्टिस तो आफ्टर लाइफ में मिलेगा, जिन्होंने गलत किया उनको पनिशमेंट मिलेगी, मैं एटलीस्ट उनको ये मोटिवेशन दे पाऊँगा। मेरे पास कोई एक होप, एक चीज़ रहेगी देने के लिए, होप। आपके पास कोई चीज़ ही नहीं रहेगी जिससे आप होप दे पाएँ। होपलेस वर्ल्ड है वो, एथीज़म एक होपलेस वर्ल्ड है, कोई होप नहीं है। मतलब दुनिया में जितने जुल्म हुए ना, गरीबों के लिए एथीज़म बर्बाद है, वो गरीबों को कोई होप ही नहीं मिलेगी, जो मजबूर हैं, जो कि मजलूम है, जिनके पास पावर नहीं ना, वो एथीज़म को अगर देखेंगे ना डर जाएंगे, क्योंकि एथीज़म पूरी होप को छीन लेता है। सोचो मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पेरेंट को कभी नहीं देख पाएंगे मरने के बाद, ये कितना डिप्रेसिंग है, कितना डिप्रेसिंग है कि आप अपने पेरेंट, अपने लव्ड वन को कभी नहीं देख पाएंगे। और ये एथीज़म का वर्ल्ड व्यू इंटेल करता है कि आफ्टर लाइफ है नहीं, मरने के बाद अपने आप के आप अपने आप को पेरेंट को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। थीइज्म इसका अपोजिट बोलता है। कितना डिप्रेशन है, अगर आप ज़रा सोचें बैठ के कि आप अपने पेरेंट को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे, अपने लव्ड वन को, अपनी वाइफ को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। और अगर एथीज़म, अगर जन्नत जहन्नुम नहीं है, आफ्टर लाइफ नहीं है, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई जज नहीं है, तो फिर मोरालिटी, अच्छे काम करने का क्या फ़ायदा, बुरे काम करने का क्या फ़ायदा? एट द एंड तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो अच्छा काम करेगा वो भी इक्वल हो जाएगा। एक बंदा सपोज करें जिसने पूरी ज़िंदगी रेप किया और बहुत पावरफुल है और बहुत इंजॉय किया उसने, और एक बंदा, उसने मेहनत की, अच्छे काम किए, ये सब किया, आखिरी में दोनों बराबर हो गए, मर गए, दोनों मिट्टी में मिल गए। मतलब अच्छे काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो फिर मोरालिटी का क्या फ़ायदा? दुनिया में केओस ही केओस होगा मेरे भाई, हर जगह तबाही तबाही होगी। एथीस्ट वर्ल्ड में इंटेलिजेंट इंसान वो कहलाएगा जो कि प्लेजर हासिल करे। अब वो प्लेजर चाहे अच्छे काम करके हासिल करे या फिर रेप से हासिल करे, एज फार एज उसको प्लेजर मिल रहा है, वो इंटेलिजेंट इंसान है। क्योंकि आफ्टर लाइफ तो है नहीं, कोई जन्नत जहन्नुम है नहीं, कोई जज करने वाला है नहीं, तो फिर बंदा सिर्फ अपने मज़े देखेगा। अगर कोई ट्रू एथीस्ट है कि भाई अच्छे काम करने का क्या फ़ायदा, एट द एंड सब तो बराबर हो जाएंगे। मतलब ये एग्ज़ाम, एथिस्ट एक ऐसा वर्ल्ड है कि एग्ज़ाम विदाउट रिजल्ट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एग्ज़ाम है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करेंगे, उस एग्ज़ाम में अच्छे से लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। जो लिख रहा होगा आप उसको बेवकूफ़ बोलेंगे। उसी तरह अगर आफ्टर लाइफ नहीं है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो फिर यहाँ पे दुनिया में मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दुनिया में सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग होगी, कोई होप नहीं होगी। इट विल बी अ टनल विथआउट अ लाइट, जिसमें से कोई भी लाइट नहीं होगी, डार्क होगा, कोई भी निकलने का रास्ता नहीं होगा, कोई भी होप नहीं हो, होपलेस, नो मोरालिटी, एग्जाम विदाउट रिजल्ट। सो गॉड को डिनाई करना, कुछ एथिक्स बोलते हैं अरे गॉड को डिनाई करने से मोरालिटी कैसे डिनाई हो जाती है?
जिस तरह सन को डिनाई करने से सनलाइट डिनाई हो जाती है, सनलाइट डिनाइंग सनलाइट डिनाइज द सनलाइट, सिमिलरली डिनाइंग गॉड्स एग्जिस्टेंस डिनाइज मोरालिटी, होप, जस्टिस एंड सो ऑन। तो एथीस्ट का जो वर्ल्ड व्यू वो नाइलिस्टिक है, डिप्रेसिंग है, डार्क है, जस्टिस जिसमें नहीं है, मोरालिटी जिसमें नहीं है, एग्जाम विदाउट रिजल्ट है, होपलेसनेस जिसमें आप अपने पेरेंट को कभी नहीं देख पाएंगे। क्या आप ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जिसमें डार्क, होपलेसनेस, कोई जस्टिस ना हो, मोरालिटी ना हो, तो हर जगह केओस ही केओस हो, जस्ट इनजस्टिस, नो होप। सोचो आप मेहनत कर रहे हैं और आप सोचो जन्नत को जब सोचते हो आपको खुशी मिलती होगी, और आपके पास दुनिया में कुछ भी नहीं है और आप जन्नत को सोच रहे हैं आपको खुशी मिल जाती है। सोचो एक गरीब इंसान पे क्या बीतेगी जब आप उसको एथीस्ट फिलॉसफी पढ़ाएंगे कि दुनिया कोई बनाने वाला नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं करता। एथीज़म कितना अच्छा बताता है कि कोई है जो आपसे 24 घंटे प्यार कर रहा है, वो है खुदा, और वो आपको बहुत जल्द इनाम देने वाला है। कितना ज़्यादा होप दिलवाता है ये बात ना। सो जो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू है वो डार्क, डिप्रेस्ड, होपलेस, अनजस्ट वर्ल्ड है। थिस्टिक वर्ल्ड व्यू एक रोशनी वाला है, और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू में अंधेरा ही अंधेरा है, होपलेसनेस। एथिज्म को मैं एक वर्ड में बोलूँ तो होपलेसनेस है वो। अगर ट्रू एथिस्ट है तो बंदा सुसाइड करके रहेगा। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि पोजीशन कौन कौन सी, उनकी डेफिनेशन क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है जो कि नेचुरल पोजीशन का अगेंस्ट क्लेम करता है। हम लोग ने ये देखा कि जो एथिस्ट होते हैं ना उनके दलाइल में दम ही नहीं है, बहुत बेकार दलाइल देते हैं। और फिर हम लोग ने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, एथिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस देखे। तो हम लोग ने ये देखा कि सबूत देने की जिम्मेदारी एथिस्ट की, एथिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है सबूत देने की। सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी है? एथिस्ट की, क्योंकि वो कह रहा है कि पिरामिड का डिज़ाइनर नहीं है। मतलब ये एनालॉजी है ये बताने के लिए कि दुनिया का डिज़ाइनर नहीं है। तो सबूत देने की जिम्मेदारी उनकी थी, हमारी सबूत देने की जिम्मेदारी ही नहीं। हमारी तो सिर्फ बैठ के जज करना है उनको अच्छे से, ठीक है। हमारी सबूत देने की जिम्मेदारी है ही नहीं। फिर भी हमारे पास हम सबूत उनको देंगे। मैं सबूत देने जा रहा हूँ, क्योंकि जब दलाइल होते हैं ना आपके पास तो आपको दलाइल देने का मन करता है। और अब मैं बताऊँगा आपको कि दलाइलों के मैदान में जहाँ जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, दलाइलों के मैदान में जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो इस्लाम के दलाइल वहाँ से शुरू होते हैं मेरे भाई। तो अब मैं आपको दलाइल दूंगा कि खुदा के मौजूद होने के, खुदा के एग्जिस्टेंस के क्या क्या दलाइल हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हैं आप मान जाएंगे कि खुदा एग्जिस्ट करता है। बी कंसिस्टेंट, इस वर्ड को याद कर लीजिए, बहुत यूज़ होने वाला है। बी कंसिस्टेंट, ये आप एथीस्ट से बोलिएगा। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट क्या है? डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट या फिर फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट। अगर आपको एक डेजर्ट में एक पेन मिले, ठीक है, एक पेन मिले पड़ा हुआ, तो आप उसको देखेंगे, आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे उस पेन को किसी ने बनाया है, या फिर ये बोलेंगे उस पेन को किसी ने नहीं बनाया, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेन को बनाया है किसी ने या फिर पेन अपने आप से बन गया है। ऑफ कोर्स आप ये बोलेंगे कि पेन को किसी ने बनाया है। आपने भले पेन को पेन बनते हुए नहीं देखा, आपने पेन के डिज़ाइनर को नहीं देखा, फिर भी आप ये बोलेंगे कि पेन को किसी ना किसी ने बनाया है। क्यों ये बात बोलेंगे? क्योंकि पेन में स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर है, ब्यूटी है। इसी वजह से पेन का कोई ना कोई बनाने वाला होगा। अगर हम ये बोलें कि हमने पेन के डिज़ाइनर को देखा नहीं, तो अगर हम इथीस की आर्गुमेंट को लेना पहली वाली कि हम देखे नहीं है, इसी वजह से हम डिज़ाइनर को नहीं मानते। तो इनके लॉजिक के हिसाब से उनको पेन के डिज़ाइनर को भी नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पेन का डिज़ाइनर क्यों मानते हैं? क्योंकि पेन में स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर है, ब्यूटी है। इस वजह से हम मानते हैं। अगर हमें पेन डिजर्ट में मिले तो भी हम ये नहीं बोलेंगे कि पेन अपने मन से मिला, बल्कि ये बोलेंगे कि पेन को किसी ना किसी ने बनाया है, ठीक है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हम, हो सकता है बाद में हम देख लें पेन के डिज़ाइनर को, लेकिन अभी तक तो नहीं देखा है, तो अभी तक आपने पेन के डिज़ाइनर को क्यों माना? क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर है, ब्यूटी। सो जिस चीज़ में स्ट्रक्चर, पैटर्न, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर, ब्यूटी होता है, उस चीज़ को का कोई ना कोई बनाने वाला होता है ना। बी कंसिस्टेंट। नाउ इमेजिन अ पिन, जो पिन आप देख रहे हैं इसको भी आप बोलते हैं इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। इसमें स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर है, ब्यूटी है, तो मतलब इसका कोई ना कोई बनाने वाला होगा। अब सोचो, पिन और पेन, इन दोनों से ज़्यादा डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर, ब्यूटी इस दुनिया में है। नाउ बी कंसिस्टेंट, क्या इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। कंसिस्टेंसी, हमने डिज़ाइनर को देखा नहीं है लेकिन कोई ना कोई बनाने वाला होगा।
वो दिखाई तो नहीं दे रहा, फिर भी नज़र आ रहा है वही खुदा है, क्योंकि इस दुनिया में स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, इफेक्ट से पता चल रहा है कि कोई ना कोई इसका इफेक्ट देने वाला है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन है, इसका मतलब कोई ना कोई डिज़ाइनर होगा। इसमें ब्यूटी है, इसमें लॉ है, कोई ना कोई लॉ मेकर होगा। इसमें प्रोग्राम है, कोई ना कोई प्रोग्रामर होगा। प्रोग्राम डिमांड्स अ प्रोग्रामर, लॉ डिमांड्स अ लॉ मेकर, डिज़ाइन डिमांड्स अ डिज़ाइनर। सो ना बी कंसिस्टेंट, इसका मतलब दुनिया का कोई ना कोई बनाने वाला है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप एथीस्ट से पूछिएगा, जो कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनके लिए, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एथीस्ट। आप दो पिक देख रहे हैं, ए और बी। आपको बताना है कौन सी चीज़ डिज़ाइंड है और कौन सी चीज़ डिज़ाइन नहीं है। ए और बी में कौन सा डिज़ाइंड है? एथीस्ट बोलेंगे ए डिज़ाइन है और बी पे आकर चुप हो जाएंगे। कितने बेवकूफ़ हैं, ए को डिज़ाइन बोल रहे हैं और बी को बोल रहे हैं डिज़ाइन नहीं है। आप देखिए दूसरी पिक, एक में सेल वॉल है, एक में वॉल है। कहते हैं कि वॉल को किसी ने डिज़ाइन किया, लेकिन सेल वॉल अपने मन से बन गया। कितनी बेवकूफ़ वाली बात है। आप उनसे पूछिए ये जो ह्यूमन ड्राइंग है और ये जो रियल ह्यूमन है, इन दोनों में से कौन सा डिज़ाइंड है? वो बोलेंगे ह्यूमन ड्राइंग डिज़ाइंड है। मतलब ये खुद जब इस पिक्चर को देखेंगे ना, खुद बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि कितनी रैशनल फिलॉसफी पे वो मानते हैं। आप ये देखिए रोबोट को, और बोलते हैं रोबोट डिज़ाइन है लेकिन ह्यूमन बीइंग डिज़ाइन नहीं है। मतलब वो जब इन पिक्स को देखेंगे ना तो खुद अपने ऊपर हंसने लगेंगे। कलर्स को देखिए और इन रंग बिरंगे फ्रूट्स को देखिए, कौन सा डिज़ाइन है इसमें से? आप देखिए बुक में इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन डिमांड्स आर इंटेलिजेंस। और तो बोलते हैं इस बुक में इन्फॉर्मेशन है, तो किसी ना किसी ने इस बुक को लिखा होगा। अब मेरे भाई, जो हमारे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट 1 ग्राम कैन स्टोर 215 पीटाबाइट्स और 215 मिलियन गीगाबाइट्स। मतलब एक हार्ड ड्राइव कैन स्टोर 1/10,000 ऑफ दैट अमाउंट। यानी कि जो ड्राइव होती है, जो पेन ड्राइव होती है ना, वो डीएनए से बहुत कम स्टोरेज रखती है। डीएनए में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये साइंस की रिपोर्ट है। मतलब मेरे भाई आप सोचिए, मेरे भाई आप ज़रा इस पर गौर करें। पेन ड्राइव में 1/1 लाख ऑफ दैट अमाउंट होता है, जितना डीएनए में अमाउंट होता है। सोचो, जब इन्फॉर्मेशन डिमांड्स का इंटेलिजेंस, तो हमारे डीएनए में इन्फॉर्मेशन है, तो क्या इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। पी कंसिस्टेंस, दैट्स इट। नाउ डू यू रियली थिंक इट इज़ नॉट डिज़ाइन? इस पिक को देखें और आप जरा पिरामिड को देखिए। ये बोलते हैं पिरामिड डिज़ाइन किया गया है, लेकिन दुनिया का कोई डिज़ाइनर नहीं, जबकि पिरामिड से ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा स्ट्रक्चर दुनिया में, ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में है। सो बी कंसिस्टेंट। जो लॉजिक आप पिरामिड पे अप्लाई कर रहे हैं, वही लॉजिक दुनिया पे अप्लाई करें। ये आप पिक देखिए, इसमें बोलेंगे, इस पिक में सब चीज़ डिज़ाइन है। वो बोलेंगे लाइट्स, बिल्डिंग, कार्स, अम्ब्रेला टू जैकेट, हर चीज़ डिज़ाइंड है सिवाय एक्सेप्ट दिस पर्सन। कितनी ये रैशनल, कितनी लॉजिकल बात है। सो मेरे भाई, अगर आप उनको ये सब पिक्स दिखाएंगे ना, पिक्चर दिखाएंगे ना, वो खुद अपने ऊपर हंसने लगेंगे। इतनी बेकार उनकी फिलॉसफी है। फाइन ट्यूनिंग, जो डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट का एक पार्ट है, फाइन ट्यूनिंग उसे बोलते हैं। कि दुनिया में जो लॉज है ना, जो कांस्टेंट हैं, जो कि लॉज है ना, अगर इन लॉग में अगर हल्की सी भी तब्दीली आती, चेंजेस आते, तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अर्थ उलट पुलट जाती है। तो ये जो एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में 1 × 10⁻60 पार्ट का भी डिफरेंस आ जाता है, यानी कि 0.00000060 जीरोस और 1, इतना भी डिफरेंस आ जाता ना, तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक होता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसमें 1 × 10⁻120, यानी कि 120, यानी कि डेसिमल के बाद 120 जीरो, 0.000000 सो ऑन एंड 1। अगर इतना भी डिफरेंस आ जाता है, एक बाल कितना डिफरेंस आ जाता है ना, तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह जो मास एनर्जी का रेशियो है, उसमें भी अगर 0.000000 इतने जीरोस 10⁻123 जीरोस लगाने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। अगर इतना भी डिफरेंस आ जाता है ना, तो मास और एनर्जी, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं, इतना प्रेसिजन। ये लॉ किसने सेट किया? लॉ डिमांड्स लॉ मेकर, कोई ना कोई तो होगा जिसने इतना प्रिसाइसली सब सेट किया। इसका मतलब कोई ना कोई इस दुनिया का बनाने वाला है। आइंस्टाइन ने भी यही बात बोली थी कि natural law reveals an intelligence of such superiority that compared with it all the systematic thinking and acting of human being is an utterly insignificant reflection। आइंस्टाइन खुदा को मानता था। सो आप देखें मेरे भाई, दुनिया को गौर करें, दुनिया के इधर उधर देखें, डिज़ाइन देखें, डिज़ाइन डिमांड्स अ डिज़ाइनर। तो बी कंसिस्टेंट, जब आप पेन को बोलते हैं इसका डिज़ाइनर है, पिन को बोलते हैं इसका डिज़ाइनर है, तो क्या दुनिया का डिज़ाइनर नहीं होगा? बी कंसिस्टेंट।
अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन दुनिया। कुरान कहता है कि इन चैप्टर 41 सूरह 41 आया 53, वी शैल शो देम आवर साइंस इन द होराइजन्स एंड विद इन देम सेल्फ अनटिल इट बिकम्स क्लियर टू देम दैट इट इज़ द ट्रुथ। हम उनको इतने साइन दिखाएंगे इस दुनिया में, हर तरफ उनके सराउंडिंग, उनके दिल के अंदर, उनके सराउंडिंग में, कि उन्हें यकीन हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई बनाने वाला है, उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि स्मोकिंग में लिखा होता है ना कि स्मोकिंग हार्म, फिर भी लोग उसको पीते हैं। इसी वजह से, इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच्चाई पता चल जाती है फिर भी नहीं मानते हैं वो। सो गॉड की एग्जिस्टेंस डिफॉल्ट पोजीशन है। और हमने एक आर्ग्यूमेंट भी दी थी, डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, कि यूनिवर्स में इतना प्रेसिजन है कि हल्का सा भी इसमें चेंजेस होते तो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी ब्यूटी, ऑर्डर, स्ट्रक्चर, इसका मतलब डिज़ाइन डिमांड्स अ डिज़ाइनर, यानी कि यूनिवर्स का कोई डिज़ाइनर होगा। ठीक है, यह है पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस है कॉन्शियस क्रिएटर का। अगर मैं कहूँ आपसे ताजमहल या फिर कोई भी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, क्या कोई ब्लाइंड, अंधा, डेफ, बहरा, डम और डेड इंसान का कोई ताजमहल जैसी चीज़ बना सकता है? अगर मैं बोलूँ ताजमहल को किसी किसी ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड बीइंग ने बनाया है, तो आप क्या बोलेंगे? आप उसको बेवकूफ़ बोलेंगे कि अरे अंधा, गूंगा, बहरा, जो कि मेंटल हो, जिसका दिमाग काम नहीं करता हो और जो कि मरा हुआ, वो कोई चीज़ कैसे बना सकता है ना? बनाने के लिए तो कॉन्शियस चीज़ होनी चाहिए ना। उसी तरह मेरे भाई पार्टिकल में नेचर, कुछ लोग बोलते क्या कि नेचर ने बनाया। अरे भाई नेचर तो ब्लाइंड है, नेचर तो अंधा है, नेचर तो बहरा है, नेचर तो डम है, नेचर तो डेड है, उसमें तो लाइफ ही नहीं है, लिविंग ही नहीं है। पार्टिकल तो ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड है, तो वो ताजमहल से खूबसूरत, दुनिया तो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है। आप चांद को देखिए। सो इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी स्ट्रक्चर चीज़ दुनिया को कैसे बना सकता है पार्टिकल अपने मन से, या फिर नेचर कैसे बना सकता है अपने मन से? क्योंकि नेचर तो ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड है। तो जब कोई ब्लाइंड, डेफ, डेड, डम, डेड चीज़ नहीं बना सकती किसी चीज़ को, तो इसका मतलब दुनिया को जिसने बनाया है वो ब्लाइंड नहीं है, वो ना ही डेफ है, ना ही डम है, ना ही डेड है, यानी कि वो कॉन्शियस चीज़ है मेरे भाई। कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट है ना, कितनी सिंपल है। क्या किसी चीज़ को ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड चीज़ बना सकती? नहीं बना सकती। पार्टिकल और नेचर ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड होते हैं, तो वो किसी चीज़ को कैसे बना सकते हैं अपने मन से, या फिर किसी और चीज़ को कैसे बना सकते हैं मेरे भाई? तो बी कंसिस्टेंट। जब इंसान नहीं बना सकता, डेफ, ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड नहीं बना सकता, तो फिर दुनिया को कोई ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड चीज़ कैसे बना सकती है? बल्कि दुनिया ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि सब चीज़ रैंडम है, तो सब चीज़ रैंडमली बन गई है। अरे मेरे भाई, अगर आप यही बोलना चाहते हैं कि सब चीज़ जस्ट अपने आप बन गई, तो हम भी ऐसा बोल सकते हैं जस्ट खुदा एग्जिस्ट करता है। ये कोई बात नहीं होती है। रैंडमली मतलब, ज़रा देखो मेरे भाई कि कोई धमाका कभी अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करता है? नहीं प्रोड्यूस, तबाही प्रोड्यूस करता है। लेकिन बिग बैंग जो धमाका हुआ था, उससे कितनी अच्छी सारी चीज़ें आई। मतलब वो धमाका प्लान किया गया था। देखो, एक धमाका होता है जो कि प्लान नहीं होता, उससे जो है चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन एक कार की इंजन में एक धमाका होता है बहुत छोटा छोटा, वो प्लान्ड होता है और उससे कार अच्छे से चलती है, क्योंकि वो प्लान धमाका होता है। और जो धमाके प्लान नहीं होते ना, उससे बिल्डिंग उड़ जाती है। सो बिग बैंग जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धमाका था, उससे दुनिया वजूद में आई थी, है ना मेरे भाई? तो अगर वो प्लान धमाका नहीं होता तो दुनिया बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती, इतनी अच्छी चीज़ें वजूद में आती ही नहीं। जब दुनिया में धमाके से अच्छी चीज़ें नहीं आए, तो दुनिया धमाके से कैसे अच्छी बन सकती है? सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस, बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब वो धमाका किसी ने प्लान कराया था, और वो प्लान करने वाला खुदा है मेरे भाई। कितनी सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि दुनिया में डिज़ाइन है, ब्यूटी है, और कोई ब्लाइंड डेड चीज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई ना कोई कॉन्शियस चीज़ है जिसने ऐसा किया है। नाउ तीसरी आर्ग्यूमेंट में देने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मैं इसका बहुत ही सिंपल फॉर्म आपको बताऊंगा, कि जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। कि सपोज़ करें, एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैं आपको देता हूँ, कि सपोज़ करें आपको बर्ड को शूट करना हो, ठीक है? और शूट करने के लिए आपने अपने बड़े भाई से परमिशन मांगी, उन बड़े भाई ने अपने बड़े भाई से परमिशन मांगी, फिर उन भाई ने अपने बड़े भाई से परमिशन मांगी, फिर उन भाई ने अपने बड़े भाई से परमिशन मांगी, और ऐसा इनफाइनाइट तक चलता रहा। तो मेरा सवाल क्या है, क्या आप कभी बर्ड को शूट कर पाएंगे? यस और नो? आप बोलेंगे भाई मैं बर्ड को शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि परमिशन इनफाइनाइट लेनी पड़ रही, तो मैं बर्ड को शूट कैसे कर सकता हूँ मेरे भाई? आप ये बात बोलेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने बर्ड को शूट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं परमिशन रुकी है, किसी ना किसी ने परमिशन दी, तभी आप बर्ड को शूट कर पाए हैं। क्योंकि अगर परमिशन की चेन इनफाइनाइट तक चलती जाती तो आप बर्ड को कभी शूट नहीं कर पाते।
ना मेरे भाई सोचें ज़रा, दुनिया का अगर कोई कॉज है, दुनिया का कोई बनाने वाला, अगर उसको किसी ने बनाया, उसको किसी ने बनाया, और ऐसी ऐसी चीज़ हमेशा तक चलती जाती, इनफाइनाइट तक चलती जाती, तो क्या दुनिया एग्जिस्ट करती? ऑफ कोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो कि फर्स्ट है, जो कि कॉज ऑफ ऑल कॉज है, जो कि पहली चीज़ है जिसको किसी ने नहीं बनाया है मेरे भाई। वरना अगर ये चीज़ इनफाइनाइट तक चलती जाती तो क्या दुनिया एग्जिस्ट करती? नहीं एग्जिस्ट करती। और दुनिया फाइनाइट है। अलेक्जेंडर वेलेंकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि वी हैव नो वायबल मॉडल ऑफ एन इटर्नल यूनिवर्स। इनफाइनाइट यूनिवर्स हमारे पास कोई मॉडल ही नहीं है। आप ज़रा इस तरह सोचें, जो स्क्रीन पे आपको डोमिनोज देख रहे हैं, कि लास्ट डोमिनो तभी गिरेगा जब पहला डोमिनो गिरेगा। अगर पहला डोमिनो नहीं गिरा तो लास्ट डोमिनो गिरेगा ही नहीं। नो वन कैन ट्रेवल द होल नंबर लाइन फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट टू वन, मतलब नेगेटिव नंबर लाइन से, नेगेटिव इंटीजर के इनफाइनाइट से वन तक कोई बंदा पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट से आपने स्टार्टिंग की है। अरे मेरे भाई, अगर मैं ये सोचूं, ये बोलूं, क्या इनफाइनाइट का एंड होता है? अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट होता तो देखो, प्रेजेंट इज द एंड ऑफ पास्ट। प्रेजेंट जो मोमेंट है वो पास्ट मोमेंट का एंड है ना। आप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 18 अक्टूबर जो इससे पहली डेट थी उनका एंड है, ठीक है। तो प्रेजेंट इज द एंड ऑफ पास्ट, लेकिन इनफाइनाइट का कोई एंड होता नहीं है। तो अगर पास्ट इनफाइनाइट होता तो आज प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। इस पर ज़रा गौर करें मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर इनफाइनाइट टाइम होता, पास्ट अगर इनफाइनाइट होता, तो हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते अभी, क्योंकि प्रेजेंट तो पास्ट का एंड है और इनफाइनाइट का कोई एंड ही नहीं होता है। बल्कि प्रेजेंट पास्ट का एंड है, अगर पास्ट इनफाइनाइट होता तो पास्ट का कोई एंड ही नहीं होता है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट कभी आता ही नहीं। सिंपल सी बात है ना मेरे भाई। इसका मतलब पास्ट फाइनाइट है, इसका मतलब यूनिवर्स फाइनाइट है, लॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी। और कोई चीज़ जब फाइनाइट होती है, कोई चीज़ बिगिन टू एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उसको किसी ना किसी ने कॉज किया होता है, क्योंकि नथिंग से कोई चीज़ आ नहीं सकती। नथिंग ओनली गिव नथिंग, जीरो प्लस जीरो इज ऑलवेज जीरो। अगर नथिंग की कोई वैल्यू होती ना मेरे भाई, तो मैं आपको नथिंग देता, फिर आपसे पैसे मांगता। अगर मैं लंच के टाइम में बोलता कि मेरे लंच बॉक्स में नथिंग है, और मेरा पेट, मैंने उसको भर के खाया, आप बोलें कि आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, नथिंग को कैसे खा सकते हो, नथिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नथिंग से कोई चीज़ नहीं आ सकती मेरे भाई, सिंपल कॉमन सेंस का लॉजिक। अजीब अजीब लोग बात करने लगते हैं। सो जिस तरह बर्ड को शूट करने के लिए परमिशन चाहिए आपके बड़े बड़े भाई की, और परमिशन कहीं रुकनी चाहिए, उसी तरह मेरे भाई दुनिया को किसी ने बनाया। अगर ये चीज़ इनफाइनाइट तक चलती रहती तो दुनिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब दुनिया का कोई ना कोई बनाने वाला है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, यानी कि वो फर्स्ट कॉज है। अब वो फर्स्ट कॉज है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता होगा। सिंपल सी बात है। और जब, यानी कि उसने जिसने भी एक्शन किए वो अपने मन से किए एक्शन, मतलब जब वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जब हम दुनिया में जिनके पास फ्री विल नहीं होती है, वो चीज़ें किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती है। मतलब किसी पत्थर को फेंकें, कहीं पत्थर वो कहीं गिरा किसी चीज़ से, वो ग्रेविटी की वजह से गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, यानी किसी चीज़ पे डिपेंड है उसकी मूवमेंट डिपेंड है ना, तभी वो मूव कर पा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट चीज़ है दुनिया, जो कि फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट एग्जिस्टेंस है ना, वो उसने जो दुनिया की बाकी चीज़ों को कॉज किया, तो क्योंकि वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं है, यानी कि उसने बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने एक्शंस लिए, और किसी एक्सटर्नल कॉज को इंग्लिश में हम लोग फ्री विल बोलते हैं, यानी कि अपनी चॉइस से किया। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जो जिनके पास चॉइस नहीं होती है ना, वो चीज़ें दूसरों पे डिपेंड करती हैं, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो खुद से काम करते हैं। तो इसका मतलब वो कॉन्शियस है, वो इंडिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स उसके पास नॉलेज है, और वो बहुत ही पावरफुल है, उसने तभी इतनी दुनिया बनाई, और उसके पास नॉलेज है। सो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि मतलब किसी ने दुनिया को बनाया है, क्योंकि अगर ये चीज़ इनफाइनाइट तक चलती रहती, दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, यानी कोई ना कोई बनाने वाला है। अब वो फर्स्ट कॉज है तो ऑफकोर्स वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट है यानी कि उसने जो बाकी एक्शन कॉज किए, यानी कि वो अपनी अपनी मर्जी से कॉज किए, फ्री विल, क्योंकि उसको किसी ने एक्सटर्नल किसी ने फोर्स ही नहीं किया, क्योंकि वो किसी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ वो फर्स्ट कॉज है। तो उसके जितने एक्शन होंगे वो उसकी मर्ज़ी से होंगे, ठीक है। और मैं एक और आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि दुनिया फाइनाइट क्यों है, इनफाइनाइट क्यों नहीं है। इनफाइनाइट का हाफ क्या होता है?
अगर इनफाइनाइट का हाफ फाइनाइट होता होगा तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट इक्वल टू फाइनाइट होता है, तो ऑफकोर्स इनफाइनाइट का हाफ इनफाइनाइट होता होगा, उसका हाफ क्या होता होगा, इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट का हर पार्ट इनफाइनाइट होता है। आप पत्थर, फ़ोन, ये सब उठाएं, ये चीज़ें दुनिया की पार्ट हैं। सो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, आप बोलेंगे ये चीज़ें फाइनाइट हैं, इसका मतलब हुआ दुनिया भी फाइनाइट है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, इनफाइनाइट का हर पार्ट फाइनाइट हो सॉरी इनफाइनाइट का हर पार्ट इनफाइनाइट होता है। यानी कि जिस चीज़ का पार्ट फाइनाइट होगा वो चीज़ भी फाइनाइट होगी, क्योंकि सम ऑफ फाइनाइट इज ऑलवेज फाइनाइट। सो क्योंकि इनफाइनाइट का पार्ट इनफाइनाइट है और यूनिवर्स का पार्ट फाइनाइट है, पत्थर, फोन, ये सब पार्ट है यूनिवर्स की, सब फाइनाइट चीज़ें, यानी कि दुनिया भी फाइनाइट है, ना कि इनफाइनाइट है। कुछ लोग बोलते हैं सर्कल, सर्कल मॉडल ऑफ यूनिवर्स प्रेजेंट करते हैं, तो मेरे भाई सर्कल में भी स्टार्टिंग होती है, बिना कंपास का सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है सर्कल का, जहाँ से आप सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सर्कल की भी बिगिनिंग होती है। ठीक है। सो कोई ना कोई दुनिया को बनाने वाला है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो इंडिपेंडेंट है, वो फर्स्ट कॉज है, और जो है उसके पास पावर है, नॉलेज है, एंड सो ऑन। सो ये थी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये मैंने उस आर्ग्यूमेंट का बहुत ही सिंपल फॉर्म बताया है आपको, आप इस आर्ग्यूमेंट पे और भी रिसर्च कर सकते हैं। नाउ चौथी जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट है वो है कंटिनजेंसी आर्ग्यूमेंट। देखो, किसी घर पे आग लगी हो तो सबसे पहले आप क्या सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि आग कैसे लगी, है ना। आप ये सवाल पूछते हैं ना कि ये आग क्यों लगी। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप ये सवाल पूछते क्यों है, सबसे पहले ये बताएं। ऑफकोर्स आप ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये इवेंट अचानक से हुआ। ऐसा भी तो हो सकता था कि आग ना लगे, आग नहीं लगी होती, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि इसमें चेंज ऑफ एक्शन हुआ तो इस वजह से आप ये सवाल पूछते हैं कि अरे, फॉर एग्जांपल आप सोचें ज़रा, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप सबसे पहले सवाल पूछते हैं, कोई खूबसूरत चीज़, आप उसको ये पूछते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों का आप सवाल ज़रूर पूछते हैं दिली दिल। और इसी को PSR, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग बोलते हैं। मुझे पता है अभी आपको सही से समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो, साइंटिस्ट जब ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब ह्यूमन बीइंग के पास लिमिटेशन है, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ है, यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी। ये रैंडमली या फिर अपने मन से जस्ट नहीं हो सकता, जस्ट कोई एक्सप्लेनेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं और फिर वो वेरियस एक्सप्लेनेशन लाते हैं, और वो एक्सप्लेनेशन लाते हैं, फॉर एग्जांपल वो इवोल्यूशन लाते हैं, ठीक है, ह्यूमन को जस्टिफाई करने के लिए, ह्यूमन का स्पेसिफिक शेप और साइज जस्टिफाई करने के लिए वो इवोल्यूशन लाते हैं, डार्विनियन इवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग, क्योंकि ह्यूमन के पास स्पेसिफिक शेप और साइज़ है, इसका मतलब इसकी जो पर्टिकुलराइजेशन है, स्पेसिफिकेशन है, इसके पीछे कोई ना कोई स्पेसिफायर होगा। और वो नेचुरल चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो प्लांट है, प्लांट के पास स्पेसिफिक शेप और साइज़ होता है। प्लांट किस पे डिपेंड करता है, प्लांट डिपेंड करता है अपने सराउंडिंग पे। सराउंडिंग का भी स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, शेप होता है, मतलब चीज़ें होती है, इसमें स्पेसिफिकेशन होती है। वो किस पे डिपेंड करती है, अर्थ पे। अर्थ की भी स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ है। वो सोलर सिस्टम पे डिपेंड करता है, सोलर सिस्टम का भी स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ है। वो गैलेक्सी पे डिपेंड करता है, गैलेक्सी का भी स्पेसिफिक शेप और साइज़ है, लिमिटेशन है। तो वो यूनिवर्स पे डिपेंड करता है, यूनिवर्स का भी स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ है। तो मल्टा यूनिवर्स का डिपेंड करता है ना, भी कंसिस्टेंट मल्टा यूनिवर्स का भी स्पेसिफिक शेप, साइज, टेम्परेचर है, तो वो ऑफकोर्स किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती होगी। कॉमन सेंस की बात है। सो जैसे कि आप ये जग देख रहे हैं, ये मग देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक है, तो इसको किसी ने स्पेसिफिकेशन दी है। स्पेसिफिक चीज़ों का स्पेसिफायर होता है, पर्टिकुलराइजेशन का पर्टिकुलराइजर होता है, यानी किसी चीज़ ने इसको पर्टिकुलराइज किया है। यहाँ तक बात क्लियर। सो सबसे पहली चीज़, आप ये सवाल क्यों पूछते हैं कि इसको ऐसा ही क्यों बनाया गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक बार मैं अच्छे से आपको दोबारा समझा देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला था, ये इन प्रैक्टिस सेशन में बनाऊँगा इसको, ठीक है। जब किसी चीज़ में लिमिटेशन होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, तो आप ये सवाल पूछते हैं कि इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन और ये लिमिटेशन ये क्यों आए। ऐसा भी हो सकता था ये साइज़ में बड़ा हो या फिर छोटा हो या फिर इसका रंग दूसरा है, ऐसा भी तो हो सकता था जो दूसरे कलर का हो। ये ऐसा ही क्यों, इसके पास ऐसा ही क्यों, ये आप सवाल पूछते हैं, और फिर इसके पीछे आप कई सारी एक्सप्लेनेशन लाते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ में स्पेसिफिकेशन होती है ना, उस चीज़ का आप रीज़न पूछते हैं, उस चीज़ के पीछे की आप एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, और इसी को साइंस बोलते हैं, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग बोलते हैं। जो बंदा इसको डिनाई कर रहा है वो साइंस को डिनाई कर रहा है, ठीक है।
सो जिस चीज़ में स्पेसिफिकेशन होती है, जिस चीज़ में लिमिटेशन होती है, आप उसको देख के पूछते हैं कि इसको ऐसा ही क्यों बनाया गया। ऐसा भी हो सकता था ये दूसरे शेप, साइज, कलर का हो, टेम्परेचर का, एंड सो ऑन। ठीक है। सो सबसे पहली बात, आप जब सवाल ये करते हैं कि इस चीज़ को ऐसा ही क्यों बनाया गया, ये सवाल आप इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उस चीज़ में कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, लिमिटेशन होती है, उसका स्पेसिफिक प्रॉपर शेप एंड साइज़ होता है। इसी वजह से आपके मन में ये सवाल आता है कि इस चीज़ को ऐसा ही क्यों बनाया गया। अब इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। सो फॉर सो क्लियर। ठीक है। तो इस चीज़ को PSR बोलते हैं कि जो चीज़ें अदरवाइज हो सकती हैं, जो चीज़ें डिफरेंट वे में अरेंज हो सकती हैं, वो चीज़ एक्सप्लेनेशन नीड करती हैं। इस चीज़ को प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है। और जिन चीज़ों में वो होता है, लिमिटेशन होती है, स्पेसिफिक शेप और साइज़ होता है, उन चीज़ों को कंटिंजेंट चीज़ें बोलते हैं। कंटिंजेंट चीज़ें वो बोलते हैं। सो मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजी बताई। प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग ये उसको बोलते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसमें लिमिटेशन होती है, फिर हम सवाल ये पूछते हैं कि इसके अंदर ये स्पेसिफिक शेप, यही शेप और साइज़ क्यों आई, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। और तो ये जो रीजनिंग है ना, कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, इस रीजनिंग को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग। ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है वो चीज़ जिसके पास स्पेसिफिकेशन हो, पर्टिकुलराइजेशन हो, जो कि दूसरे वे में अरेंज हो सके, जिसके पास लिमिटेशन हो, स्पेसिफिक शेप और साइज़ हो, या फिर कोई भी टाइप की स्पेसिफिकेशन हो, उस चीज़ को कंटिंजेंट बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ये दो बातें आप याद रखें। नाउ मैंने बताया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कंटिंजेंट है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन है। इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग की वजह से इसके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी। उसकी एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स है, मतलब अर्थ है। उसकी एक्सप्लेनेशन गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है। उसकी एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स है। यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन मल्टी यूनिवर्स है। यानी कि इस मल्टी यूनिवर्स की भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि मल्टी यूनिवर्स भी कंटिंजेंट है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, हमने देखा कि यूनिवर्स फाइनाइट, यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, यूनिवर्स फाइनाइट है। कोई भी चीज़ जो कि मटेरियल से बनी हो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, क्योंकि मटेरियल का पार्ट होता है, मटेरियल का पार्ट फाइनाइट होता है, और जो चीज़ फाइनाइट पार्ट से बनी है वो फाइनाइट ही होती है। तो इसी वजह से यूनिवर्स इनफाइनाइट इम्पॉसिबल है, वो इनफाइनाइट हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें, कुछ चीज़ बोलते हैं ना कि इनफाइनाइट यूनिवर्स, अरे मान भी लें ना, दलाइल इतने हमारे पास है ना, क्या उनके बाद मान भी लें ना तो भी दलाइल ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें यूनिवर्स इनफाइनाइट है, मतलब मल्टी यूनिवर्स इनफाइनाइट यूनिवर्स पे डिपेंड करता है, इनफाइनाइट कंटिंजेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। कंटिंजेंट चीज़ का मतलब क्या होता है? जिनके पास स्पेसिफिकेशन, एक प्रॉपर स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो। ठीक है। अगर इनफाइनाइट कंटिंजेंट चीज़ों का सेट है, चेन है, तो मेरे भाई एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें एक्स, ए, बी एंड सी एंड जेड एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट चीज़ों का सेट है। ये सेट दूसरे वे में भी अरेंज हो सकता है। मतलब आपने कभी नंबर लाइन देखी होगी 1 2 3 4 5 सो एंड टिल इनफाइनाइट, और फिर इसको दूसरे वे में भी अरेंज कर सकते हैं 3 4 5 एंड टिल इनफाइनाइट, या फिर ऑड नंबर का इनफाइनाइट, इवन नंबर का इनफाइनाइट। स्पेसिफिकेशन और अरेंजमेंट बदल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट चीज़ों का भी स्पेसिफिकेशन बदल सकता है। अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो भी उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन है, तो भी कोई ना कोई उसकी एक पर्टिकुलराइजेशन है। मतलब यूनिवर्स का कोई ना कोई पर्टिकुलराइजर होगा, कोई ना कोई स्पेसिफायर होगा। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि सेट ऑफ ऑल कंटिंजेंट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सेट ऑफ ऑल कंटिंजेंट चीज़ कंटिंजेंट होंगी या फिर नॉन कंटिंजेंट होंगी? आप ज़रा सोच के बताएं। पॉज करें, ज़रा सोच के बताएं। सोचें, सोचें इस पर ज़रा सोचो। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि समझो एक एप्पल है, उस एक एप्पल का स्पेसिफिक शेप और साइज़ है, तो आप बोलेंगे इस एक एप्पल में ऐसी लिमिटेशन, ऐसी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन क्यों है, इसके रीज़न क्या है? अगर 10 एप्पल हो तो भी आप ये सवाल पूछेंगे कि सबकी लिमिटेशन है, सबकी स्पेसिफिक शेप और साइज़ है। 1000 एप्पल हो तो भी आप ये सवाल पूछेंगे। इनफाइनाइट एप्पल हो तो भी आप ये सवाल पूछेंगे इनका स्पेसिफिक रंग कैसे आया, स्पेसिफिक शेप और साइज़ कैसे आया इनफाइनाइट सेट ऑफ एप्पल्स की। आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जो चीज़ कंटिंजेंट चीज़ों से बनी होती है ना, वो कंटिंजेंट होती है। सो जो सेट कंटिंजेंट चीज़ों से बना होता है ना, वो सेट कंटिंजेंट हो जाता है ओवरऑल। ठीक है। सो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। कंटिंजेंट चीज़ वो होती है जिनके पास स्पेसिफिक शेप और साइज़ होती है, या फिर वो दूसरे वे में अरेंज की जा सके। जैसे कि एप्पल को हम लोग कट करके दूसरे वे में कर सकते हैं, एप्पल का रंग चेंज कर सकते हैं, सो ऑन। ठीक है ना। मेरा जो सवाल था आपसे कि जो कि इनफाइनाइट सेट ऑफ कंटिंजेंट थिंग, अगर हम एक चेन इमेजिन करें जिसमें सारी कंटिंजेंट चीज़ें आ जाती हैं ना, मेरा वो सवाल है
कि वो चेन कंटिंजेंट है कि नहीं। आप ज़रा सोचें, आप अपने आप से ये पूछें, क्या वो चेन दूसरे वे में अरेंज हो सकती है, यस और नो। आप एक स्क्रीन पे चेन देख रहे हैं, सपोज करिए ये कंटिंजेंट, सारे कंटिंजेंट चीज़ों की चेन है, ऑफ कोर्स दूसरे वे में अरेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी समझो एक सेट है जिसमें हमारी अर्थ की लोकेशन यही है जो कि अभी है। दूसरे सेट में ये पॉसिबल है कि दूसरे सेट में ऐसी लोकेशन होती है, मतलब हमारी अर्थ की जो लोकेशन है वो कहीं और होती है। मतलब जो हमारा सेट है, अभी जो सेट है, अभी जहाँ पे हम लोग हैं, इस जगह पे अर्थ की लोकेशन नहीं होती। ये पॉसिबल है कि हम लोग या फिर मार्स पे होते, मैं अब मार्स पे होता, ये पॉसिबल है, टोटली पॉसिबल है। तो अगर हम इनफाइनाइट कंटिजेंट चीज़ इमेजिन करें तो वो जो सेट होगा ना वो कंटिजेंट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट ऑफ कंटिजेंट चीज़ भी दूसरे वे में अरेंज हो सकती है। एक सेट में मैं अर्थ पे हूँ, दूसरे सेट में ये पॉसिबल है कि मैं मार्स पे हूँ, लॉजिकली पॉसिबल है, ठीक है। मतलब दूसरे वे में अरेंज हो सकती हैं। तो इस जो इनफाइनाइट सेट को ये प्रॉपर स्पेसिफिकेशन क्यों मिला, प्रॉपर पर्टिकुलराइजेशन क्यों मिली, यानी कि ये सेट भी किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जो कंटिजेंट चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल प्लांट कंटिजेंट है, उसका स्पेसिफिक शेप और साइज है, वो एयर पे डिपेंड करता है, एयर अर्थ पे डिपेंड करती है, अर्थ सोलर सिस्टम गैलेक्सी गैलेक्सी यूनिवर्स यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स। हम लोग ने थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया कि इनफाइनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि मल्टी यूनिवर्स इनफाइनाइट यूनिवर्स पे डिपेंड करता होगा, लेकिन इनफाइनाइट यूनिवर्स भी कंटिजेंट है क्योंकि वो दूसरे वे में अरेंज हो सकता है, उसकी दूसरी स्पेसिफिकेशन हो सकती है, टोटली पॉसिबल है लॉजिकली। तो मतलब इनफाइनाइट यूनिवर्स भी किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। नाउ लेट मी रिपीट, इनफाइनाइट सेट ऑफ कंटिजेंट चीज, इनफाइनाइट सेट ऑफ कंटिजेंट चीज, वो जो सेट होता है, वो जो चेन होती है ना, वो कंटिजेंट होती है। और वो चेन किसी चीज़ पे भी डिपेंड करती होगी, क्योंकि कंटिजेंट चीज़ें किसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। नाउ मेरा सवाल है कि जिस चीज़ पे वो डिपेंड करती हैं वो चीज़ कंटिजेंट है या फिर नॉन कंटिजेंट है। आप ज़रा सोच के बताएं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा मैंने। सेट ऑफ ऑल कंटिजेंट चीज कंटिजेंट है ना, वो सेट किसी चीज पे डिपेंड करता है, और वो जिस चीज पे डिपेंड करता है वो चीज कंटिजेंट है या फिर नॉन कंटिजेंट। हिंट देता हूँ कि जितनी भी कंटिजेंट चीज़ें वो उस सेट के अंदर आती हैं, और वो सेट किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है वो क्या होगी, ऑफ कोर्स नॉन कंटिजेंट होगी। मतलब उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होगी, वो पावरफुल होगी, वो जो है मोस्ट पावरफुल होगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी, है ना। उसके स्पेसिफिक देखो, उसने स्पेसिफिकेशन दी, उसने स्पेसिफिकेशन दी, इसका क्या मतलब हुआ, उसके पास चॉइस होगी, तभी उसने एक स्पेसिफिक चॉइस दी। इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी अदर चॉइस उसने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलराइजेशन दी, यानी उसके पास चॉइस होगी, फ्री विल होगी, कॉन्शियसनेस होगी, और उसके जैसा कोई नहीं होगा। तो कुरान क्या कहता है कि खुदा अल्लाह जैसा कोई नहीं है, और नॉन कंटिजेंट चीज़ जैसा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कंटिजेंट चीज़ दूसरे वे में अरेंज ही नहीं हो सकती, और जो चीज़ दूसरे वे में अरेंज नहीं हो सकती इसका मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं है, तभी वो किसी और जैसा बन नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना मेरे भाई। जो सेट ऑफ ऑल कंटिजेंट चीज़ है उसमें सारी कंटिजेंट चीज़ें आ जाती हैं। वो जो सेट है वो कंटिजेंट है क्योंकि वो दूसरे वे में अरेंज हो सकता है, यानी कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, और जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो उस सेट के बाहर है, यानी कि वो चीज़ कंटिजेंट नहीं है, वो चीज़ नॉन कंटिजेंट है। नॉन कंटिजेंट है इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटेशन नहीं उसके पास कॉन्शियसनेस है, उसके पास वो मोस्ट पावरफुल है, कोई भी उसमें लिमिटेशन नहीं है। और इसी चीज़ को कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि एक नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है जिसके पास विल है, जिसने स्पेसिफिकेशन दी है, जो कि इंडिपेंडेंट है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर यूनिवर्स को हम इनफाइनाइट मान भी लें तो भी खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता। इनफाइनाइट इटरनल सनलाइट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सन, इटरनल सनलाइट सन की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करती है बल्कि प्रूव करती है। अब यूनिवर्स में एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है, यानी कि जो गॉड है, जो कि नेसेसरी बीइंग है, जो कि हाँ, नॉन कंटिजेंट चीज़ को हम लोग नेसेसरी बीइंग बोलते हैं या फिर नेसेसरी एग्जिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जो कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, उसके पास कॉन्शियसनेस है, कोई विल है, तभी उसने एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन फॉर दिस इनफाइनाइट यूनिवर्स चूज किया है, एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दी है मेरे भाई। देखो कुरान का जो सूरज 2 है और वर्स आया 164 है, उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि Behold, in the creation of the heavens and the earth, in the alternation of the night and the day, in the sailing of the ships through the ocean for the profit of mankind, in the rain which Allah sends down from the skies, and the life which He gives therewith to an earth that is dead. Here indeed are sign for a people that are wise. Indeed there are sign for the people who are wise. Now अगर हम इस वर्स को अनपैक करें, इस वर्स पे गौर करें, इसमें क्या लिखा हुआ है,
इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। देखो, the universe is contingent because its non-existence is possible, meaning it could be otherwise, so what made it exist। देखो जो कुरान के जो वर्ड्स है ना, वो बहुत ही डीप वर्ड्स हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, कुरान आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। जैसे कि एक्स प्लस वन इक्वल टू टू, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि एक्स की क्या कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अल्लाह आपको एक चीज़ बता रहा है और फिर उसमें नीचे बता रहा है कि इंडीड दोज पीपल हु आर थिंग, उनके लिए इसमें एक साइन है, यानी कि सोचने पे मजबूर कर रहा है अल्लाह कि आप कुछ सोचें। इसमें आपको एक साइन दिखाना चाह रहा है कि जो यूनिवर्स की जो क्रिएशन हुआ, देखो जो कंटिजेंट चीज़ होती है वो अदरवाइज हो सकती है, मतलब वो ऐसा हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ना करे, वो अनक्रिएट, वो जो एग्जिस्ट ना करे, वो कि क्रिएट ना हो, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। और तो अल्लाह वही बता रहा है कि इंडीड अर्थ की क्रिएशन में एक साइन है कि अर्थ क्रिएट हुई, मतलब ये कंटिजेंट है, यानी क्या चीज़ ने इसको क्रिएट किया, वॉट मेड इट एग्जिस्ट। ऐसा भी तो हो सकता था यूनिवर्स एग्जिस्ट ना करे। तो अल्लाह आपको एक चीज़ दे रहा है और उसमें सोचने को बोल रहा है कि इसके बारे में सोचो, इसमें एक साइन है। आगे क्या बोलता है अल्लाह कि इन द अल्टरनेशन ऑफ द नाइट एंड द डे, मतलब नाइट और डे जब चेंज होते हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता था ना कि नाइट दिन बन जाए या फिर दिन रात बन जाए। नाइट दिन भी बन सकती है, मतलब पॉसिबल है ना लॉजिकली कि जब नाइट हो रही है तो ऐसा पॉसिबल है कि वो, मतलब ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है कि उस वक्त दिन हो रहा होता है, नाइट ही क्यों है, और जब दिन है तो उस वक्त दिन क्यों हो रहा है, उस वक्त नाइट क्यों नहीं है। नाइट को के वक्त नाइट क्यों है, दिन के वक्त क्यों दिन क्यों है। तो इन द चेंज, क्योंकि नाइट दिन भी बन सकती है, दिन रात भी बन सकता है, दोनों चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये कंटीजेंट है ना, अदरवाइज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया कि प्लांट बिग भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, काला गोरा हो सकता है, काला गोरा गोरा काला भी हो सकता है ना। तो अगर किसी कोई नाइट है और उस वक्त नाइट ही क्यों हो रही है, फिर हम सवाल पूछेंगे ऐसा ही क्यों है, इस वक्त दिन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये अल्लाह यही पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है, सोचने को मजबूर कर रहा है कि जब रात हो रही तो रात को देखो और सोचो कि इस वक्त रात ही क्यों हो रही, दिन क्यों नहीं हो रहा। जब दिन हो रहा तो सोचो रात क्यों इस वक्त रात क्यों नहीं हो रही है। आखिर आखिर इस वक्त दिन किसने सेट किया। ऐसा भी हो सकता था कि इस वक्त रात हो रही हो, इन द अल्टरनेशन ऑफ द नाइट एंड द डे। ये अल्लाह बोल रहा है कि सोचो द नाइट कुड बी अदरवाइज इन टुडे एंड वाइस वर्सा, सो व्हाट मेड द नाइट एंड द डे द वे दे आर इन द सेलिंग ऑफ द शिप थ्रू द ओशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड। अल्लाह कह रहा है कि शिप हो सकता है संक भी होती हो, मतलब शिप सेल क्यों कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता था शिप संक कर जाए, ये लॉ किसने बनाया। ऐसा तो सकता था ना कि कोई और लॉ हो जाए, या फिर शिप डूब जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। शिप डूबी नहीं, बल्कि शिप तैर रही है। What made the ship sail? In the rain which Allah sent down from the skies. The rain could be otherwise into non-rain. So what made the rain the way it is? And the life which He gives therewith to an earth that is dead. We can be dead, so what made us alive? हम लोग को ऐसा भी हो सकता था इस वक्त मरे होते, लेकिन हम लोग अलाइव क्यों हैं अभी। अदरवाइज भी तो हो सकते थे, दूसरे वे में भी हो सकते थे, मतलब मरे भी तो हो सकते थे, हमारा वे चेंज हो सकता था, लेकिन इस वक्त हम मरे हुए नहीं है। इसका मतलब जो हमें स्पेसिफिकेशन जो ये हमारी इस वक्त की पर्टिकुलराइजेशन की है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलराइजर होगा। Wind in the change of the winds and the cloud which they trail like their slaves between the skies and the earth, मतलब changes between wind and the cloud। ऐसा भी तो हो सकता था विंड चेंज क्यों हो रही है, क्लाउड चेंज क्यों हो रहा है, ऐसा होता था ना, विंड क्लाउड हो जाए फिर क्लाउड विंड हो जाए, ये पॉसिबल है ना। तो सबको सबकी स्पेसिफिकेशन किसने दी, इसके पीछे क्या रीज़न है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा। हेयर इन डीड आर साइंस फॉर द पीपल दैट आर वाइज। So what made it night, what made it day, what made it rain, what made ship sail? So the Quran is showing us that world need an explanation for its particularization। कुरान कितना ब्यूटीफुल है यार, कि मतलब सोचो कि एक्स प्लस टू इक्वल थ्री, तो कुरान एक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और फिर बोल रहा सोचे इस पर, और उसी चीज़ में आंसर छुपा हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। जैसे कि मैं एक बार आपसे सवाल पूछूँ, बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आर्ग्यूमेंट को समराइज कर देता हूँ। क्या पंखा अपने मन से चल सकता है, जो फ़ैन होता है सीलिंग फ़ैन, क्या अपने मन से चल सकता है। आप बोलोगे नहीं चल सकता। जब फ़ैन अपने मन से नहीं चल सकता तो दुनिया अपने मन से कैसे चल सकती है। इसका मतलब दुनिया को कोई ना कोई चलाने वाला है। फ़ैन का साइज़ बड़ा कर दो, दुनिया के साइज़ का कर दो, तो क्या फ़ैन अपने मन से चलने लगेगा, नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब दुनिया का कोई ना कोई चलाने वाला है। यही है आर्ग्यूमेंट एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, कि अगर दुनिया इनफाइनाइट भी है तो भी दुनिया का कोई ना कोई चलाने वाला, फाइनाइट है तो भी दुनिया का कोई ना कोई चलाने वाला है। कोई ना कोई तो है जो दुनिया को चला रहा है।
और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ आपको पता क्या है इस आर्ग्यूमेंट में? इससे पहले आर्ग्यूमेंट में मैंने साबित किया कि यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन इस ये आर्ग्यूमेंट बोल ली कि अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट भी हो तो भी खुदा मौजूद है, तो भी आप खुदा की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव ही नहीं कर सकते। एथीस्ट के लिए भागने के लिए हर तरफ दरवाजे बंद हो गए। हम बोलेंगे अरे चलो भाई मान भी ले, पहली बात तो आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। अगर मान भी ले थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स इनफाइनाइट है, तो भी खुदा की नॉन एग्जिस्टेंस यानी खुदा का ना होना साबित ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर। अब हम आते हैं पांचवें आर्ग्यूमेंट पे, मोरालिटी आर्ग्यूमेंट पे। देखो एक चीज़ होती है, जैसे कि अगर एक बंदा बोल रहा है कि चांद मून एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक बंदा बोल रहा है कि मून एग्जिस्ट करता है, या फिर एक बंदा बोल रहा है कि मून की अपनी रोशनी नहीं है, और एक बंदा बोल रहा है कि मून की अपनी रोशनी है। ना मैं आपसे सवाल पूछूं कि दोनों में से रियलिटी में कौन सही है? आप बोलोगे वो बंदा सही है जो बोल रहा है कि मून की अपनी लाइट नहीं, वो बंदा सही है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो तो सन का रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। ठीक है, सो जो जो क्वेश्चन ऑफ लाइट है ना, ये मून की एग्जिस्टेंस पे ग्राउंड करता है ना। अगर सपोज करो मून एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, और फिर कोई बंदा ये दो लोग बहस कर रहे होते कि क्या मून के पास अपनी लाइट है या फिर मून के पास अपनी लाइट नहीं है, तो आप बोलोगे बेवकूफ़ हो आप दोनों, क्योंकि आप रियलिटी में ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है कि क्या मून के पास अपनी लाइट है या फिर मून के पास अपनी लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट का क्वेश्चन मून की एग्जिस्टेंस पे ग्राउंड कर रहा है और मून एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्वेश्चन मीनिंगलेस बन जाता है, क्योंकि रियलिटी में कोई आंसर ही नहीं होगा इसका ना, क्योंकि रियलिटी में मून एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर रियलिटी में कैसे बोल सकते हैं कि मून के पास अपनी लाइट है या फिर नहीं है? ये क्वेश्चन तभी सेंसफुल बनेगा ना जब जब मून रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और मून रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग ये क्वेश्चन सेंसफुल बना सकते हैं। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ये बोले, दो बंदे बहस कर रहे हैं कि रेप, एक बंदा बोल रहा है रेप मोरल है और एक बंदा बोल रहा है रेप मोरल नहीं है, दोनों में से रियलिटी में कौन सही है? अब रियलिटी में सही होने के लिए कोई रियल चीज़ होनी चाहिए ना, जिसको आप जज कर सकें, हाँ, जिस पे आप वो क्वेश्चन ग्राउंड कर सकें। दोनों में से रियलिटी में कौन सही है? जैसे कि लाइट का क्वेश्चन आपने मून की एग्जिस्टेंस पे ग्राउंड कर दिया, अब मोरालिटी का क्वेश्चन आप किस पे ग्राउंड करेंगे? जो हम लोग हैं थीस्ट, वो गॉड पे ग्राउंड करते हैं कि गॉड मोरल है, गॉड जो है गॉड ने बोला इसलिए सही है। ठीक है, गॉड की एग्जिस्टेंस पे हम लोग ग्राउंड करते हैं। ठीक है, कि गॉड कुरान ने ये बोला है और देयरफॉर रियलिटी में ये चीज़ सही है, रियलिटी में रेप गलत है क्योंकि कुरान ने रेप को गलत बोला है। लेकिन अगर सपोज करो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो आप ये मोरालिटी का क्वेश्चन क्या किस पे ग्राउंड करेंगे? आप तो सब्जेक्टिव बोलेंगे। एक बंदा बोल रहा है, ये तो उसी तरह है कि दो लोग बहस कर रहे हैं कि मून की लाइट है या फिर मून की लाइट नहीं है और मून एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप लाइट का क्वेश्चन किस पे ग्राउंड करेंगे? मीनिंगलेस। तो इसी तरह कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, अगर सन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप सनलाइट पे डिबेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप मोरालिटी का क्वेश्चन ही मीनिंगलेस बन जाता है, क्योंकि मोरालिटी गॉड की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि मोरालिटी का ग्राउंड गॉड है। वरना आप बताएं, आप सब चीज़ सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, कि आप बोल रहे हो कि रेप गलत है, एक बंदा बोल रहा है रेप सही है। दोनों में से रियलिटी में कौन सही है? रियलिटी की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा। अगर आप बोल रहे हो सब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो कोई बात नहीं भाई, मेरे भाई, ये तो ट्रूथ डेमोक्रेटिक नहीं होता, ट्रूथ इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। अगर आज जैसे कि फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ पीपल जर्मनी में हिटलर से बोले थे कि जूस को मारना सही है, तो अगर आप बोल रहे हो कि पीपल डिसाइड करते हैं ट्रूथ क्या होता है, तो इस हिसाब से तो हिटलर सही था वो अपने अपने टाइम में। सिंपल सी बात है। तो आपकी जो डेफिनेशन है ना मोरालिटी की, तो खुद ही गिर जाएगी। तो मेरे भाई, आप मोरल क्लेम कर ही नहीं सकते कि अगर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता तो आप मोरल क्लेम कर ही नहीं सकते। और कितनी अजीब बात है ना, जो प्रॉब्लम ऑफ एविल लोग बताते हैं कि दुनिया में इतना एविल क्यों है। अरे भाई, आप एविल का क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एविल और गुड, मोरालिटी और नो मोरालिटी का डिस्कशन ही नहीं होगा जब खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मोरालिटी कोई चीज़ ही नहीं है। आप मतलब आप मोरालिटी किस पे ग्राउंड करेंगे? एक बंदा बोल रहा है ये चीज़ मोरल, एक बंदा वो बोल रहा है मोरल, दोनों में से सही कौन है? रियलिटी में ये कौन बताएगा कि दोनों में सही कौन है? आप मोरालिटी किस पे ग्राउंड कर रहे हैं? जैसे कि लाइट का क्वेश्चन मून की एग्जिस्टेंस पे ग्राउंड किया, तो मोरालिटी का क्वेश्चन किस पे ग्राउंड करेंगे? हम लोग गॉड पे ग्राउंड करते हैं। अब देखो, एथीस्ट भी मानता है कि रेप गलत है, रियलिटी में रेप गलत है। उससे पूछिए क्या रियलिटी में रेप गलत है? अगर वो बोलता है यस, तो उसका मतलब वो खुद प्रूव कर दिया कि गॉड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि रियलिटी में आप मोरालिटी का क्वेश्चन किसी चीज़ पे ग्राउंड कर ही नहीं सकते, आप किसी मोरल बीइंग पे ग्राउंड करना पड़ेगा कि यस, ये है ट्रांसेंडेंट बीइंग, ये ह्यूमन नहीं है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास पिक्चर है, हमारे पास पिक्सल है, वो हर चीज़ जानता है, वो इंडिपेंडेंट है, इस वजह से ये जो बोलेगा ये वाइज है
और मोरल है ये, इस वजह से इसकी बात सही होगी, और इसी वजह से मोरालिटी की चीज़ हम इस पर ग्राउंड करते हैं। ही इज़ द जज हु नोस एवरीथिंग। सो रियलिटी में मोरालिटी का क्वेश्चन हम लोग गॉड पे ग्राउंड कर सकते हैं, लेकिन गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तब हम लोग मोरल क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग मोरल क्लेम्स कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग खुद खुदा के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं। एक फिलोसफर है, उसने वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था मोरालिटी के लिए। उसने बोला मोरल वो चीज़ें होती हैं जो चीज़, मतलब अगर आपके आँख पे एक वेल बांध दिया जाए, एक पट्टी बांध दी जाए, और आपसे, और आप दुनिया के बारे में कुछ ना पता हो, दुनिया में आने से पहले आपसे बोला जाए आप कोई लॉज बनाएं, तो उस वक्त जो आप लॉज बनाएंगे वो इक्वल लॉज होगा। मतलब कोई ऐसा लॉ नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप दुनिया में आएंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी, आपको पोजीशन अपनी पता नहीं है। तो जब आप दुनिया में नहीं है और आपको आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आपको लॉज, फॉर एग्जांपल मैं वेल ऑफ इग्नोरेंस को सिंपली समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, और आप दुनिया में नहीं हैं, और आपको ये भी नहीं पता जब आप दुनिया में आएंगे तो आप किस पोजीशन पे होंगे, मतलब आप पुअर होंगे, रिच होंगे, या फिर किस पोजीशन पे होंगे, आपको ये सब कुछ नहीं पता है, ठीक है। और आपसे कहा जाए उस वक्त आप लॉस बनाना, तो उस वक्त आप इक्वल लॉस बनाएंगे, मतलब ऐसे लॉस बनाएंगे कि आप किसी भी पोजीशन पे आए आपको बेनिफिट मिले। मतलब अगर गरीब हो तो तो अगर आप दुनिया में गरीब पैदा हुए तो आप ऐसे लॉस, अगर आप तो आपका फ़ायदा हो जाए, तो आप ऐसे लॉज बनाएंगे अगर आप दुनिया में नहीं हैं कि अगर आप दुनिया में आ जाएं और आपको कोई भी पोजीशन मिले तो आपका बेनिफिट हो, तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर अभी आप अमीर हैं और आपने अभी लॉज बनाए तो आप अमीरों का बेनिफिट करेंगे, ऐसे लॉज बनाएंगे। लेकिन आप दुनिया में नहीं हैं और आपको ये भी नहीं पता कि दुनिया में आएंगे तो आपकी क्या पोजीशन होगी, तो जब तब जो आप लॉस बनाएंगे वो आप इक्वल लॉस बनाएंगे। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है। सो कुछ लोग मोरालिटी ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ें मोरल हैं। सबसे चीज़ ये तो ऑब्जेक्टिव चीज़ हुई नहीं, पहली बात, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें मान भी ले तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दुनिया में नहीं हो और हमने बोला कि हम सबको बर्गर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारी दुनिया के सारे लोगों को, ताकि अगर हम दुनिया में आएँ और अगर हम गरीब भी हों तो तो हमें भी बर्गर मिले। लेकिन इसमें पता आपको प्रॉब्लम क्या है, ये लॉस तो इक्वल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये कि हमें ये नहीं पता कि बर्गर हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है। सो हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की और फिर हम डिसीजन बना रहे हैं कि अगर सबको इक्वली चीज़ मिलनी चाहिए, तो वो उस चीज़ का गलत कंक्लूजन निकलेगा। सो डिसीजन लेने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए, एक कोई बायस नहीं होना चाहिए, बायस मतलब इंडिपेंडेंट, बायस नहीं होना चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए। इंसान बायस होता है और इंसान के पास नॉलेज भी नहीं होती। खुदा ऐसी चीज़ है ना जिसके पास बायसनेस नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। बायसनेस कब आती है, चापलूसी कब आती है, जब आप किसी चीज़ पर डिपेंड करें। जब किसी चीज़ के अंदर हो, किसी चीज़ के अंदर ही नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है और वो हर चीज़ जानता, मोस्ट नॉलेजेबल है, उसके पास पिक्चर है, हमारे पास पिक्सल है, उसके पास पिक्चर, वो हर चीज़ जानता है। तो वो जो डिसीजन लेगा ना वो एकदम मोरल होगा, एकदम जस्ट होगा, क्योंकि वो नॉलेजेबल भी है। वो जो चीज़ सबको देगा वो सबके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि वो नॉलेजेबल भी है, वो इंडिपेंडेंट भी है, वो जस्ट भी है। सो इसी वजह से जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है वो खुदा की एग्जिस्टेंस को उल्टा प्रूव कर देता है कि अगर आपको डिसीजन बनाना, आप अगर दुनिया में नहीं हैं, तो अगर आप डिसीजन दुनिया के लिए बनाएंगे और आपने सबके लिए इक्वल डिसीजन लिया, चलो इक्वालिटी आप बना लिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो रूल्स बनाएंगे आपको ये नहीं पता होगा क्या ये रूल रियलिटी में लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। खुदा के पास नॉलेज है और बायसनेस बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से वो जो लॉ बनाएगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ह्यूमन बींग जो लॉज बनाएंगे वो या फिर उसमें नॉलेज की कमी होगी या फिर उसमें बायसनेस होगी। तो इसी वजह से खुदा की एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, वरना दुनिया होपलेस, मीनिंगलेस, नो मोरालिटी, हर जगह तबाही होगी। सो ये है मोरालिटी की आर्ग्यूमेंट कि अगर आपको ये बोलना है कि रेप गलत है ऑब्जेक्टिवली रियलिटी, तो आपको खुदा की एग्जिस्टेंस पर मानना होगा। नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट सेक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने दलाइलों पे दलाइलों के अंबार लगा दिया, और ऐसे बहुत दलाइल हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर डीप पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो इंशाल्लाह भरपूर और दलाइल मौजूद हैं। लास्ट में मैं आता हूँ पास्कल वेजर पे, मैं एक बात करता हूँ, ये बड़ी चीज़ है आपको। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, एक बात मैं भूल गया था बताना, मैं बता देता हूँ। कुछ एथीस्ट बोलते हैं कि हम मानते हैं कि 99%
हमें पता है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, हम 100% नहीं बोल रहे कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, हम सिर्फ 99% बोल रहे हैं। तो फिर उनसे बोलिए कि 99% हमें प्रूफ दीजिए कि कौन सा एविडेंस है जो कि ये साबित करता है कि 99% खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एथियस्ट सबूत देने से बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो पास्कल वेरिएटर क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करें आपकी फ़्लाइट है और आपको कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और 1% चांसेस हैं कि वो आप उस दिन अगर आप फ्लाइट में बैठेंगे तो उस दिन वो फ्लाइट ब्लास्ट कर जाएगी, लेकिन 99% चांसेस है कि वो फ्लाइट ब्लास्ट नहीं करेगी। तो क्या आप उस फ्लाइट में बैठेंगे, यस और नो? 99% चांसेस है कि वो फ्लाइट ब्लास्ट नहीं करेगी, लेकिन 1% चांसेस है कि फ्लाइट ब्लास्ट कर जाएगी। तो क्या आप बैठेंगे? आप बोलेंगे ऑफकोर्स मैं उस दिन फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। उसी तरह अब ना मेरे भाई सोचिए तरह, अगर थीस्ट सही है तो एथीस्ट हेल में जाएगा। अगर एथीस्ट सही है तो थीस्ट को नुकसान नहीं होगा कोई, क्योंकि थीस्ट खुदा को मानने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, आफ्टर लाइफ होगी नहीं अगर एथीस्ट सही है। लेकिन अगर खुदा को मानने वाला सही है, यानी कि आफ्टर लाइफ होगी, हेल हेवन होगा, और एथीस्ट हेल में जाएगा। सो दोनों में से किसको मानना ज़्यादा कॉमन सेंस है? ऑफकोर्स खुदा को मानना ज़्यादा सेफर है इसमें। सेफर क्या है? खुदा को मानना ज़्यादा सेफर है। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ तो हम हेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो हेवन में जाएंगे। एथीस्ट का क्या है? अगर एथीस्ट सही हुआ तो जो कोई ना फ़ायदा होगा उसको ना नुकसान होगा उसको, लेकिन अगर वो गलत है तो वो हेल में जाएगा। तो दोनों में सेफर पोजीशन कौन? सेफर पोजीशन है थीइज्म, कि अगर ये गलत हुआ तो भी इसमें फ़ायदा है, और अगर नहीं, अगर गलत हुआ तो कोई नुकसान नहीं इसमें, अगर सही हुआ तो इसमें फ़ायदा है। एथिज्म क्या? अगर सही हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन गलत हुआ तो नुकसान है। तो दोनों में से चुनना किसको चाहिए? सेफर कौन है? ऑफकोर्स कौन सेफर है? थीइज्म सेफर है। तो अगर आपसे बोला जाए 1% चांसेस है आप प्लेन में नहीं बैठेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि 1% चांसेस, क्या आपको लगते हैं कि एथिज्म सही 1%? तो जब आप प्लेन पे रिस्क नहीं ले सकते तो आप हेल का रिस्क क्यों ले रहे हैं? आपको एटलीस्ट इतना तो कहते होंगे ना कि 1% चांसेस है कि हेल एग्जिस्ट करता होगा, गॉड एग्जिस्ट करता होगा। 1% चांसेस आपको लगते हैं? अगर आपको लगते हैं और आप कंसिस्टेंट हैं तो मेरे भाई आपको गॉड के एग्जिस्टेंस पे मानना चाहिए। अगर आप सेफ प्रिकॉशन वाला स्टेप लेना चाहते हैं, जब आप प्लेन में नहीं बैठना चाहते क्योंकि प्लेन ताकि ब्लास्ट ना हो जाए, भले ही 1% चांसेस है और 99% चांसेस है कि ब्लास्ट नहीं होगी, तो आप दुनिया में ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ऐसी फिलोसफी क्यों मान रहे हैं जिसमें 99 जो कह रही है कि 99% या फिर 100% खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, हेल एग्जिस्ट नहीं करता, और जो कह रही है 1% चांसेस है कि हेल है। आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं मेरे भाई दुनिया में? अगर आपकी डेथ अभी हो गई तो आप ज़रा सोचेंगे कि आप प्लेन में नहीं, ऐसे प्लेन में नहीं बैठेंगे जिसमें 1% चांसेस है ब्लास्ट कर जाए, तो आप ऐसी फिलोसफी क्यों चुन रहे हैं कि जिसका 1% कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है कि हेल में आप चले जाएं? सोचें इस पर। सोचें अगर आपकी डेथ हो जाए अभी तो आप किस हाल में होंगे, किस हाल में अल्लाह को खुदा को मिलेंगे? आपका आफ्टर लाइफ का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, भले ही 1% चांसेस हो उसके। सोचें इसके। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात ट्रूथ से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर है, फिर मैंने एविडेंस दी है खुदा के एग्जिस्टेंस का। अब मैं बता रहा हूँ कि, और मैंने ये भी बताया कि खुदा जो एथिस्ट वर्ल्ड व्यू डार्क डिप्रेस होपलेसनेस है, और अब मैं ये बता रहा हूँ कि खुदा के एग्जिस्टेंस को मानना लॉजिकली भी कॉमन सेंस सेफर ज़्यादा है। सो अगर आप सेफ पोजीशन चूज करना चाहते हैं तो सेफ पोजीशन भी लॉजिकली थीइज्म है एज कम्पेयर टू एथीज्म। तो अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोग ने एथीज्म एग्नोस्टिसिज्म की डेफिनेशन डिस्कस करी विद एविडेंस। एथीज्म वो होता है जो कि कहते हैं खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। एग्नोस्टिसिज्म कंफ्यूजन वाले होता है, और एग्नोस्टिक पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, क्योंकि वो कह रहे होते हैं थीस्ट और एथीस्ट का एविडेंस इक्वल है, तो उनको एथीस्ट का एविडेंस दिखाना होगा जो कि थीस्ट का एविडेंस के इक्वल हो, तभी वो पोजीशन जस्टिफाई होगी। ठीक है, हम लोग ने देखा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो कि नेचुरल पोजीशन के अगेंस्ट क्लेम करे। एथीज्म नेचुरल पोजीशन के अगेंस्ट है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर है। और हम लोग ने देखा कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गॉड कौन कौन सी होती हैं, बचकानी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। हम लोग ने देखा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नाइलिज्म, कॉन्सिक्वेंसेज क्या एथीज्म के, नाइलिज्म है यानी कि कोई होप, मीनिंगलेस, नो मोरालिटी, अनजस्टिस, कियोस ही कियोस। हम लोग ने डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट देखी, यानी कि डिज़ाइन डिमांड्स अ डिज़ाइनर, यानी यूनिवर्स का कोई ना कोई डिज़ाइनर होगा। कॉन्शियस आर्ग्यूमेंट देखी कि ब्लाइंड, डेफ, डम, डेड चीज़ की चीज़ को बना नहीं सकती, यानी कि दुनिया को जिसने बनाया उसके पास कॉन्शियसनेस है। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देखी कि बर्ड अगर हम शूट कर रहे हैं और हमने अपने बड़े भाई से परमिशन ली और बड़े भाई ने अपने बड़े भाई से परमिशन ली और ये इनफाइनाइट तक चलता रहा, तो हम बर्ड को शूट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने बर्ड को शूट किया यानी कि परमिशन कहीं रुकी है। इसी तरह अगर दुनिया को कोई बनाने वाला, उसको कोई बनाने वाला, और ये चीज़ हमेशा तक चलती रही तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि दुनिया का कोई फर्स्ट कॉज है। अब वो फर्स्ट कॉज है यानी वो इंडिपेंडेंट होगा और उसको किसी ने फोर्स नहीं किया है एक्शन के लिए, यानी उसके पास फ्री विल है।
हम लोगों ने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट देखी कि किसी चीज़ के पास लिमिटेशन होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, उसका कोई ना कोई स्पेसिफायर होता है। जैसे कि जो मग है उसका स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ होता है, तो वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, या फिर उसका कोई ना कोई पर्टिकुलराइज़र होता है। यानी दुनिया का स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ है, पर्टिकुलराइजेशन यानी कि दुनिया का कोई ना कोई पर्टिकुलराइज़र होगा। पर्टिकुलराइजेशन डिमांड पर्टिकुलराइजेशन, स्पेसिफिकेशन डिमांड स्पेसिफायर। भले ही दुनिया क्यों ना इन्फानाइट हो, तो भी वो गॉड को डिमांड करता है। हम लोग ने देखा मोरालिटी आर्ग्यूमेंट कि खुदा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई भी ऑब्जेक्टिव ग्राउंड वाला सोर्स नहीं होगा, और एक वही चीज़ है जो कि बायस नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जो कि हर चीज़ जानता है, वो जो चीज़ बोलेगा वही मोरल होगा। अगर वो नहीं है तो हम मोरालिटी का क्लेम नहीं कर सकते। फिर हमने पास्कल वेगर देखा, जिसमें हमने ये देखा कि सेफ़र पोजीशन भी खुदा को मानना चाहिए, क्योंकि आप प्लेन में नहीं बैठेंगे, भले ही प्लेन की 1% चांसेस 1% ब्लास्ट की और 99% हो कि प्लेन ब्लास्ट नहीं हो, फिर भी आप प्लेन में नहीं बैठेंगे। तो सेफ़र पोजीशन भी थीइज्म है। सो मेरे भाई, ये है कंक्लूजन। हम लोग ने देखा कि एथीज़म की कोई बुनियाद ही नहीं है। ये हवाओं में इनके महल हैं, मतलब ये बिना बुनियाद के इनके घर हैं। इनके दलाइलों में दम ही नहीं है, बस पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं। कुरान कहता है ना, सबूत लाओ, सबूत से भागते हैं ये। इनके दलाइलों में दम ही नहीं है, इनके तिलों में तेल ही नहीं है, हम लोग ने देख लिया। सो मेरे भाई, जो मैंने आपको सिखाया है, वीडियो को दोबारा देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है तो आप इन सारे टॉपिक्स पर और डीपली भी रिसर्च कर सकते हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम और वीडियोस लाएंगे। और कुरान की एक आयत है, आप इस पिक्चर को देखिए जिसमें दिन रात सब साइंस हो रही है। आप देखिए पूरा दिन को सूरज ढलता है, उगता है, बादलों का चलना, हवाओं का बहना, पानी का बहना, सूरज का निकलना, लोगों का बात करना, ये सब एक साइन है। सब में खुदा की एग्जिस्टेंस की एक साइन है। दिखाई भी ना दे जो, फिर भी जो नज़र आ रहा है वही खुदा है। लेकिन कुरान कुछ लोग नहीं मानते, तो कुरान क्या कहता है उनके लिए? इंडीड इट इज़ नॉट द आइज़ दैट गो ब्लाइंड बट द हार्ट। दिल अंधा हो जाता, आंखें अंधा नहीं हो जाती। यू नो मेरे भाई, अगर आप अंधेरे में रहते हैं, साइंस के हिसाब से अगर ज़्यादा दिन आप अंधेरे में रहेंगे तो आपकी आंख अंधी हो जाती है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा दिन मतलब खुदा से दूर रहेंगे, खुदा की बात नहीं मानेंगे, तो आपका दिल भी अंधा हो जाता है, आपको फिर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। सो जब भी आप एथीस्ट से मिलें, एक क्वेश्चन एविडेंस देने से पहले उनसे एविडेंस मांगे कि व्हाट रीज़न यू हैव गॉट टू रिजेक्ट गॉड, व्हाट रीज़न यू हैव गॉट टू रिजेक्ट गॉड, ये क्वेश्चन से ज़रूर पूछें। हमारे पास दलाइलों के अंबार हैं, उनके तिलों में तेल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने बात बताई है हम्बल। और हाँ, हमेशा एक बात रखिएगा, कभी भी नॉलेज से घमंड ना पाइएगा। नॉलेज इंसान की मदद नहीं करती, अल्लाह की मदद आती है। अगर नॉलेज हो और अल्लाह की मदद ना हो तो कुछ काम नहीं आता। अगर नॉलेज ना हो और अल्लाह की मदद हो तो काम ज़रूर आता है। तो कभी भी एटीट्यूड में मत आइएगा, नॉलेज का अच्छे से यूज़ करिएगा, प्यार से, हम्बलनेस से लोगों को दावत दीजिएगा। हाँ, जो घमंड हो, जिनको एटीट्यूड है, उनको सरकास्टिक वे में, उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब दीजिएगा, अच्छे अंदाज में। लेकिन जाइए, लोगों को दावत दीजिए, लोगों को समझाइए, ताकि जिन लोगों को डाउट्स आ रहे हैं उनको बताइए कि एथीज़म कितना बचकाना है, इसमें कोई दम नहीं है। दावत दीजिए, दावा बेस्ट जॉब है। अल्लाह आपसे बहुत पसंद करेगा, अल्लाह आपको बहुत प्यार करेगा। मेरे भाई, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। टाइम भी अल्लाह की एक नेमत है। मैंने आपको बताया कि आपकी डेथ होने वाली ही हो, आप मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी देने को तैयार हो जाएंगे अगर मैं आपको 10 दिन और दे दूँ। तो टाइम इतना प्राइसलेस गिफ्ट है जो कि खुदा ने हमें दिया है। इस वजह से हमें खुदा के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। खुदा ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। मेरे भाई, नाउ डू दावा, क्योंकि अगर आप दावा नहीं करेंगे तो आपको दावा कोई और करेगा। इसी वजह से डू दावा and come closer to Allah. Islam is very logical and believe in Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.